हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट मूवमेंट। ठीक है। तो प्लांट में स्थानीय वृद्धि होती है, लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, जबकि एनिमल में कैसे होती है, डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है। पौधों में लोकलाइज्ड यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है, एक डायरेक्शन में होती है। प्लांट का आयतन वॉल्यूम में वृद्धि होती है, जो वॉल्यूम होता है ना वो उसका इंक्रीज होता है। प्लांट ग्रोथ जो है इरिवर्सिबल है। ठीक है। ग्रोथ के कारण प्लांट की हाइट है वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं। जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से क्या हो जाएगी, प्लांट की हाइट भी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम है वो दोनों बढ़ जाएगा। प्रोटोप्लाज्म की जो मात्रा है ना वो भी बढ़ती है। प्रोटोप्लाज्म का जीवन का भौतिक भार आधार होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, ये ऐसा बोला था, हक्सले ने बोला था। प्लांट ग्रोथ में प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। इस टिश्यू की सेल सतत रूप से माइटोटिक डिवीजन करती है। क्या करती है? माइटोटिक डिवीजन करती है। प्लांट ग्रोथ अगर बात करें हम, तो एक तो होती है एपिकल ग्रोथ और एक होती है इंटरकेलरी ग्रोथ और एक होती है लेटरल मेरिस्टेम। क्या होती है? एपिकल, लेटरल, इंटरनल और लेटरल मेरिस्टेम। और जो एपिकल होती है ना वो कहाँ देखने को मिलेगी? ये हमको रूट और जो शूट की टिप है ना वहां पे देखने को मिलेगी, जिससे जो प्लांट की जो लंबाई है ना वो बढ़ जाएगी। और जो इंटरकैलरी ग्रोथ होती है ना वो हमको देखने को मिलेगी नोड्स में और इंटरनोड्स पर देखने को मिलेगी। कहाँ पे? ये जो प्लांट में ये नोड होती है ना बीच बीच में, वहां पे देखने को मिलेगी। ये तो है हमारी नोड और ये है इंटरनोड। यहाँ पे देखने को मिलती है इंटर कैलोरी जो ग्रोथ होती है। जैसे कि एग्जांपल्स में अगर हम बात करें, प्लांट के बांस है, घास है, पुदीना है, इकोसिस्टम है। ठीक है। फिर बात आ जाती है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम है ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगी वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में। ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? जिससे क्या हो जाएगी, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होगी। जैसे प्लांट की मोटाई, क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्लांट की मोटाई वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि ये प्लांट है। ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर क्या है? एपिकल मेरिस्टेम, जो कि रूट और शूट टिप में प्रेजेंट होता है और प्लांट की लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर आ जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ना वो कहाँ पे है? नोड और इंटरनोड के अंदर है। ठीक है। जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट को, मतलब नोड और इंटरनोड में प्रेजेंट होता है, जिससे प्लांट में वो स्मूथ टाइटनेस आती है। फिर होता है लेटरल कैलरी मेरिस्टेम। ये क्या करता है? इंटरफेसिकुलर और फेसिकुलर कैम्बियम में प्रेजेंट होता है, जिससे प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है, मोटाई बढ़ जाती है। अब देखो, हम ग्रोथ की बात करें प्लांट के अंदर। ठीक है। ग्रोथ फेजेस की, तो एक तो होती है लेग फेजेस, एक होती है लॉग फेजेस, एक होती है स्टडी फेजेस। ठीक है। अब बात करें हम लेग फेज, सेल फॉर्मेशन फेज है ये। ठीक है। कोशिका का निर्माण, सेल का नंबर बढ़ता है इसके अंदर, सेल का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। मेरिस्टेमेटिक सेल में विभाजन होने से सेल की संख्या बढ़ती है। मेरिस्टेमेटिक सेल में अगर विभाजन होगा तो क्या होगी? सेल की संख्या बढ़ेगी, जैसे कि है माइटोसिस। फिर आ जाता है लोग फेज। लोग फेज में सेल, ये क्या होती है? इलोंगेशन फेज। सेल की लंबाई बढ़ती है। क्या बढ़ेगी? सेल की लंबाई बढ़ेगी। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पर सेल की ग्रोथ होती है। क्या होती है? सेल डिवीजन नहीं होगा लेकिन सेल की क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। ये क्या है? ग्रोथ फेज है, सेल इलोंगेट करेगी। फिर आ जाती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो होती है ना ये मेचुरेशन फेज है। क्या है? सॉरी, स्टडी फेज जो है, स्टेशनरी फेज भी इसको कहते हैं। इसमें सेल का मेचुरेशन फेज होता है। सेरेसेंस फेज है, इस अवस्था में ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है। क्या होगी? ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, सेल्स जीर्णता या यजन की ओर अग्रसर हो जाएगी, मतलब सेल बूढ़ी हो जाएगी, मरने की कगार पे जाएगी। ठीक है। ग्रोथ फेज का कर्व जो होता है ना वो कैसे होता है? सिग्मोइड होता है। ठीक है। एस शेप्ड होता है। ये किसने बताया था? ऑल सेक्स ने बताया था। अब रेट ऑफ ग्रोथ हम देखें तो सबसे पहले है लेग फेज। लेग फेज के अंदर क्या होगा? सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर ले आ जाता है लॉग फेज, सेल का इसके अंदर इलोंगेशन होगा, सेल ग्रोथ होगी। और फिर आ जाती है स्टडी फेज, स्टेशनरी फेज। ये है क्या है? सेल की डेथ हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है। वो सेक्स ने बताया था ये जो कर्व है, सिग्मोइड कर्व जो है। फिर देखो, वन सेक्स ने रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड टाइम के मध्य एक ग्राफ बनाया था। मतलब कि रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड टाइम के मध्य प्लांट की ग्रोथ जो हो रही है
और उस टाइम के रेफरेंस में एक ग्राफ बनाया था, जिस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड ग्राफ, सिग्मोइड ग्राफ ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ को प्लांट ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। एकाक समय में प्लांट में होने वाली वृद्धि या ग्रोथ को प्लांट ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है वन शेक्स ने रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ है। ये तो देख लिया हमने कि मध्य ग्रोथ बताया था, प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसका टाइम के मध्य ग्रोथ बनाया था, जिसे प्लांट ग्रोथ कर्व कहते हैं। एकांक समय, एकांक समय में प्लांट में होने वाली वृद्धि या ग्रोथ को क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ कहते हैं। प्लांट ग्रोथ जो होती है ना, मतलब दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अर्थमेटिक ग्रोथ, एक होती है एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक जो होती है, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती है। क्या बनती है? एक मदर सेल रहती है ना, उससे क्या बन जाएगी? दो डॉटर सेल बन जाएगी। ठीक है। तथा दूसरी सेल, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती है, इनमें से एक डॉटर सेल आगे विभाजन हो जाती है। एक तो क्या होगी, वापस से डिवीजन करेगी, ठीक है, वापस दो बना लेगी, और एक जो है वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है। ठीक है। जैसे कि ये जी हम देखें इसके अंदर, देखो जैसे ये है मदर सेल, ये प्लांट, इसने दो सेल डॉटर सेल बनाई, ये एक विभाजित हो गई, और ये एक जो है वापिस इसने दो बनाई, जिसमें से एक तो क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, और फिर से ये वापस से जो अनडिफरेंशिएटेड है वापस से दो बना लेगी, ये विभाजित हो जाएगी, डिफरेंशिएटेड हो जाएगी, ये वापस से दो बना लेगी। तो एल के बराबर क्या होता है? एल ओ प्लस आर टी। एल टी बराबर क्या है? टी समय में प्लांट की लंबाई, एल ओ है प्रारंभ में प्लांट की लंबाई, आर बराबर क्या है? ग्रोथ रेट है, टी बराबर क्या है? टाइम। अब देखते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, देखिए। ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जियोमेट्रिक ग्रोथ, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। क्या होता है? एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। दोनों डॉटर सेल क्या होती है? विभाजन में भाग लेती है। एक मदर सेल से क्या होती है? दो डॉटर सेल बनेगी, और दोनों ही क्या करेगी? डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, मतलब डिवीजन करेगी। तो इसका जो फॉर्मूला, जैसे कि ये मदर सेल है, इसने दो बनाई, ठीक है। अब ये जो दो बनी थी ना, ये वापस से ये बोलेगी मैं भी दो बनाऊंगी, और ये बोलेगी मैं भी दो बनाऊंगी। फिर वापस से ये बोलेगी मैं भी दो बनाऊंगी, मैं, मतलब नंबर कंटिन्यू डबल होते जाएंगे। फिर है डब्ल्यू टी बराबर आ जाता है डब्ल्यू जीरो ई आर टी। डब्ल्यू टी बराबर है टी समय में पादप की लंबाई, चौड़ाई अब शुष्क बार, ठीक है। और डब्ल्यू जीरो बराबर होता है प्रारंभ में पादप की लंबाई, चौड़ाई और शुष्क बार। और आर बराबर हो जाता है ग्रोथ रेट, टी बराबर हो जाता है टाइम, ई बराबर हो जाता है लघु गुणक या चरंगता की स्थिरांक। फिर रहता है प्लांट ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो प्लांट ग्रोथ जो है कम हो जाएगी। ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम होगा तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। जिम्नोस्पर्म फाइनस। फिर अगर टेम्परेचर ज्यादा होगी तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी, जैसे कि एंजियोस्पर्म, इसमें कितना चाहिए होता है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यदि टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, मतलब रुक जाएगी, सॉरी। फिर आ जाती है लाइट। लाइट अगर ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी। फोटोपेरियोडिज्म के लिए ये क्या है? उत्तरदायी है। फिर होता है O2। O2 अगर ज्यादा होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, एटीपी ज्यादा बनेगा, प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा H2O, सेल टर्जिडिटी, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, एंजाइम एक्टिविटी। ये क्या करता है? सबको बढ़ा देता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। फिर आ जाता है मिनरल एंड हार्मोन्स, प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। फिर आ जाएगा प्लास्टिसिटी। ठीक है। वातावरणीय कारकों के प्रभाव के कारण पादपों में होने वाले संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। इनके कारण प्लांट का फिनोटाइप में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल है हेटेरोफिली, विषमपर्णता। एग्जाम्पल है ये कि और फिर बाद में है डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होती है ना, अनडिफरेंशिएटेड सेल वो विभिन्न या डिफरेंशिएशन क्या क्या बोलेगी? डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर ये क्या करेगी? डी डिफरेंशिएशन करेगी। डी डिफरेंशिएशन के बाद में यह करेगी री डिफरेंशिएशन। देखो ये डी डिफरेंशिएशन करेगी ना, तो वापिस से ये अनडिफरेंशिएटेड हो जाएगी। और री डिफरेंशिएटेड होगी तो ये क्या करेगी? डी डिफरेंशिएट हो जाएगी। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन।
फिर आ जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्या हो जाते हैं हमारे हॉर्मोन्स, प्रोमोटर्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर और प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। जो प्रोमोटर है ना वो ऐसी चीज होती है जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, जैसे कि ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन हार्मोन है। जबकि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो होते हैं ना पादप वृद्धि को क्या करते हैं, संदमित करते हैं, या संदमित करने वाले यानी कि रोकते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही काम कर सकता है। वो मौके का इंतजार करता है कि किस टाइम पे वक्त का इंतजार करना है कि इसकी ग्रोथ को बढ़ाना है या घटाना है। इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन है जो प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों के रूप में कार्य करता है। हार्मोन शब्द जो है किसने दिया था, स्टार्लिंग ने दिया था, स्टार्लिंग ने। फिर देखो वोन सेक्स ने कहा कि पादप वृद्धि के लिए मुख्य कुछ संकेत कुछ कारकों की आवश्यकता होती है। फाइटोग्राम शब्द थीमेन ने दिया था। थीमेन किसने दिया था, फाइटोग्राम शब्द थीमेन ने दिया था। जबकि वोन सेक ने क्या बोला था, कुछ फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। फाइटोग्राम किसने दिया था, थीमेन ने दिया था। थीमेन ने मानव मूत्र से इंडोलेसिटिक एसिड हिटरोक्सिन का क्या किया था, सेपरेशन किया था। प्लांट हार्मोन जाइलम, प्लांट के भाग से स्रावित होने वाले जाइलम और फ्लोएम जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर प्लांट के अन्य भागों और अपरअपची क्रियाओं या वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्लांट हार्मोन क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। अधिकांश प्लांट हार्मोन जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं। ऑक्सिन क्या है, यह फर्स्ट प्लांट हार्मोन है। इसकी जो खोज जो है, ऑक्सिन क्या है, फर्स्ट प्लांट हार्मोन है। कौन है, ऑक्सिन। इसकी जो खोज है वो किसने की थी, F.W. वेंट ने की थी। वेंट ने ओट के पारप्रांकुर चोल शूट टिप या कोलिप्टाइल जई एविना सटाइवा में की थी। ऑक्सिन हार्मोन प्लांट के शीर्ष भाग में संश्लेषित होता है तथा नीचे की तरफ रूट की तरफ गति करता है बेसिविटल मैनर के अंदर। फिर बाद के अंदर आ जाता है, यह एक एसिटिक हार्मोन है। क्या है, एसिटिक हार्मोन है। चार्ल्स डार्विन एफ एफ डार्विन ने कोलेरी घास कोलेरिन कोलेराइन में पृथक्करण में फोटोफोरिज्म का अध्ययन किया था। इन्होंने पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट पादप गतिकी की ऊर्जा की पुस्तक लिखी थी। पावर ऑफ प्लांट मूवमेंट की क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, जिसमें चार्ल्स डार्विन और एफ डार्विन ने। फिर ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसिस के लिए ट्रिप्टोफैन Zn+2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, बॉयसन और जॉनसन का प्रयोग कर्वेचर एक्सपेरिमेंट एविना सटाइवा पर फोटोपेरियोडिज्म। ऑक्सिन प्रकाश के प्रति क्या करता है, नकारात्मक फोटोपेरियोडिज्म को दर्शाता है, जैसे कि ओल्ट एविना सटाइवा कोल्यूटाइन। जब इसके हम मतलब शीर्ष भागों को काट दे, ठीक है, तो मतलब शीर्ष भाग को अलग किया तो हमने पहले को क्या किया, लाइट दिया तो ये क्या हो जाएगा, हमने मतलब देखा कि ये कर्वेचर हो गया, फोटोपेरिज्म शो करा। फिर बाद के अंदर दूसरे के अंदर क्या किया हमने, इसको बीच में क्या करता है, जिलेटिन प्लेट रख दी, तो कर्वेचर फोटो शो मतलब फिर भी क्या हुआ, फोटोपेरिज्म शो हुआ। फिर बाद के अंदर क्या होगा, मिका शीट लिखी हमने तो कर्वेचर नहीं हुआ, फोटोपेरिज्म नहीं हुआ। फिर देखो जो ऑक्सिन है ना, ऑक्सिन में जुवेनाइल हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सिन को क्या कहते हैं, जुवेनाइल हार्मोन भी कहते हैं। लाइट ऑक्सिन की गति, डार्क ऑक्सिन में क्या कहते हैं, जुवेनाइल हार्मोन भी कहते हैं। लाइट की वजह से ऑक्सिन की गति डार्क शीर्ष से रूट की ओर ट्रांसफर होता है। इंपोर्टेंट है, कोगेल, हेजन एंड स्मिथ ने प्लेग्रा के रोगी विटामिन 3 प्लेग्रा के रोगी विटामिन 3 के मूत्र से ऑक्सिन ए का पृथक्करण की कमी कमी की पृथक्करण इसके पश्चात इन्होंने मक्का के बीजों से ऑक्सिन बी ए का पृथक्करण किया। प्लेग्रा के रोगी में के मूत्र से ऑक्सिन ए का और सीड से किसने किया था, ऑक्सिन ए से किया था। प्लेग्रा का जो रोगी है उसे ए ने लिया और जो मक्का है के बी सीड है उससे ऑक्सिन बी का सेपरेशन किया। थीमेन ने हिटेरो ऑक्सिन के बारे में बताया था, किसने बताया था, थीमेन ने बताया था, राइजोपस फंगस। बायोएसे फॉर ऑक्सिस एविना कर्वेचर टेस्ट, जई वक्रता परीक्षण, रूट इनिबिशन टेस्ट। बायोएसे है ये किसके, एविना कर्वेज बायोएसे फॉर ऑक्सिन एविना कर्वेचर टेस्ट, रूट इनिबिशन टेस्ट। फिर आ जाता है ऑक्सिन। नेचर में ऑक्सिन जो है इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड IBA, मेलिक
मेलिक हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजोलाइड्स। फिर आता है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। देखो अल्फा एनएनए, अल्फा नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड लोडिंग में कम करने में। फिर आ जाता है 2,4-डी डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। ये फिर 24 2,4,5-टी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड फिनॉक्सी। 2,4 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड खरपतवार। फिर है एजिंग ऑरेंज बायोलॉजिकल वार में ये काम आते हैं आईपीए इंडोल प्रोपोनियक एसिड। फिर है ऑक्सीजन स्टेम ग्रोथ 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन। रूट की ग्रोथ जो होती है ना 0.0001 ppm। ठीक है, स्टेम की ग्रोथ। ऑक्सीजन के जो हम कार्य देखे, ऑक्सीजन हार्मोन सेल लोकेशन सेल डिफरेंशिएशन के लिए उत्तरदायी होता है। यह माइक्रोब्स माइक्रोफिलामेंट की ग्रोथ करवाता है, अर्थात प्लांट ग्रोथ के लिए ये उत्तरदायी होता है। फिर आता है एपिकल डोरमेंसी। ऑक्सीजन हार्मोन की प्रेजेंट में प्लांट के शीर्ष भाग में लंबाई बढ़ती है, इसे एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। यदि पौधों के शीर्ष भाग को काट दिया जाए तो ऑक्सीजन हार्मोन पौधे के पार्श्व भाग में चला जाता है। ये एपिकल डोमिनेंस काट देते हैं। यदि अगर हम देखें, यदि पौधों के शीर्ष भागों को काट दिया जाए तो जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो पौधों के पार्श्व पार्ट में चला जाता है, लेटरल बर्ड, जिसके कारण पौधा सघन हो जाता है, क्या हो जाता है, बुशियर हो जाता है। एग्जाम्पल है हेज, मेहंदी, तंबाकू, चाय, टी। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ लोडिंग, पतन को रोकना। कुछ पौधों के तनों में दुर्बल कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं, जिसके कारण पादप नीचे की ओर झुक जाता है। कहाँ झुकता है, नीचे की ओर झुक जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। इन पत्तों के ऊपर अगर हम एल्फा NENA का छिड़काव करते हैं, जिससे तना काष्ठीय हो जाता है, उसमें मतलब वुड बन जाती है, वुड बन जाती है, तो पादप पतन को रोकने के लिए NAA का यूज किया जाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा खरपतवार नाशी विडिसाइड्स। मोनोकोट प्लांट के साथ चौड़ी पत्ती वाले डाइकोट प्लांट भी उग जाते हैं। इन डाइकोट मोनोकोट प्लांट के साथ में क्या होते हैं, चौड़ी पत्ते वाले डाइकोट प्लांट भी उग जाते हैं। इन डाइकोट प्लांट को नष्ट करने के लिए हम 2,4-डी 2,4,5-टी का छिड़काव करते हैं। ये दोनों ऑक्सीजन हार्मोन खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। फिर आ जाता है पार्थिनोकार्पी। सीड जो है मेच्योर के अंदर, सीड जो होता है मेच्योर, सीड जो होता है मेच्योर ओविल में कन्वर्ट होता है, और जो फ्रूट जो है मेच्योर ओविरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर आ जाता है ओविरी, बिना परागण बिना निषेचन IBA फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर आ जाता है बिना परागण बिना निषेचन ओविरी का फ्रूट में परिवर्तन पार्थिनोकार्पी कहलाता है। देखो सीड जो है ओव्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट जो है मेच्योर ओवरी है। सीड क्या है, हमारा मेच्योर ओव्यूल है, परिपक्व है, और फ्रूट जो है मेच्योर ओवरी है। ओवरी बिना परागण निषेचन, अगर हम MAA दे देंगे, इसमें निषेचन नहीं हुआ, ओवरी के अंदर IBA दे दे, तो ये कहता है सीधा फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर बिना परागण बिना निषेचन ओवरी और फ्रूट में। फिर देखो बिना निषेचन ओवरी फ्रूट में परिवर्तन पार्थिनोकार्पी कहलाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है बिना निषेचन ओवरी का फ्रूट में परिवर्तन पार्थिनोकार्पी कहलाता है। ठीक है, नोट। ऑक्सीजन की तुलना में जिब्रेलिन हार्मोन जो है प्रभावी होता है। नींबू, संतरा, टमाटर, केला, अंगूर, मौसमी में पार्थिनोकार्पी का एक एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है डोरमेंसी और सुस्ता। आलू, प्याज और लहसुन में डोरमेंसी उत्पन्न करने के लिए IBA मेलिक हाइड्रोजोइड्स ऑक्सीजन हार्मोन का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। डोरमेंसी का आलू और प्याज लहसुन में डोरमेंसी उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, IBA मेलिक एसिड हाइड्रोजोइड्स ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव करते हैं। ये आलू, प्याज और लहसुन को जर्मिनेशन होने से रोकते हैं। आलू, प्याज और लहसुन को क्या करते हैं, जर्मिनेशन होने से रोकते हैं। फिर आ जाता है अवशेषण।
विलंगन को रोकना, अवशोषण को रोकने के लिए ऑक्सिन हार्मोन IBA का यूज किया जाता है। किसी पौधे को किसी प्लांट से अपरिपक्व पतिया पतिया एवं अपरिपक्व पुष्प कलिकाएं अपरिपक्व फलों का गिरना क्या कहलाता है? अवशेषण कहलाता है। मतलब जो भी प्लांट है उससे क्या हो जाता है, मतलब जो इमेच्योर फ्रूट्स है, लीव्स है, फ्लावर है और ये गिर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अवशेषण कहते हैं। फिर आ जाता है ऑक्सिन हार्मोन, एंटी फ्लावरिंग हार्मोन है। अर्थात ऑक्सिन ज्यादा होगा ना तो फ्लावरिंग क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। अपवाद है, पाइनएप्पल लीची में फीमेल फ्लावरिंग को बढ़ाता है, मेल फ्लावरिंग को कम करता है। पाइनएप्पल लीची में क्या करता है? ये फ्लावरिंग को बढ़ा देता है, ठीक है, मेल फ्लावरिंग को रोकता है। फिर अगर जिबरेलिन ज्यादा होगा तो मेल फ्लावरिंग ज्यादा होगी, फीमेल फ्लावरिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर होता है जिब्रे ऑक्सिन साइटोकाइनिन इथाइलिन के अंदर फीमेल फ्लावरिंग ज्यादा होती है और मेल फ्लावरिंग। ऑक्सिन साइटोकाइनिन इथाइलिन ये क्या करते हैं? फीमेल फ्लावरिंग करवाते हैं और मेल फ्लावरिंग को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ऑक्सिन हार्मोन साइटोकाइनिन के साथ मिलकर लिग्यूम प्लांट में रूट नोड्यूल का निर्माण करता है। ऑक्सिन किसके साथ में? साइटोकाइनिन के साथ में मिलकर के लेग्यूम प्लांट के अंदर क्या करता है? रूट नोड्यूल का निर्माण करता है। रूट नोड्यूल में राइजोबियम लेग्यू लेगुमिनस सीरम बैक्टीरिया पाया जाता है। निव्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये या कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन रूट इनिबिशन के लिए उत्तरदायी होता है। साइटोकाइनिन क्या है? लेस देन 1 एक सेकंड। साइटोकाइनिन अगर ज्यादा है और ऑक्सिन ज्यादा है और साइटोकाइनिन कम है और ऑक्सिन ज्यादा है तो रूट का इनिबिशन अधिक होगा। फिर जाता है साइटोकाइनिन बराबर और ऑक्सिन बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है? मोर देन 1 है तो साइटोकाइनिन ज्यादा है, ऑक्सिजन कम है तो शूट का फॉर्मेशन होगा और दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो क्या हो जाएगा? रूट और शूट का इनिशिएशन हो जाएगा, किल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है नोट। यदि मेन यदि मेन प्लांट यदि मेन रूट मुख्य रूट पर ऑक्सिन का निर्माण कर दे तो मेन रूट का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है तथा लेटरल रूट का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। मेन रूट पर क्या करते हैं? हम ऑक्सिन का निर्माण कर दे, ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण कर दे तो मेन रूट का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है तथा लेटरल रूट का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि ये क्या है? एक्स प्लांट है, इसको हम कल्चर मीडियम लेंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दे दें तो जो साइटोकाइनिन जो है शूट का इनिशिएशन करेगा, रूट का इनिशिएशन हो जाएगा केलस से। एक्स प्लांट प्लांट का हुआ है पार्ट जिसका कल्चर किया जाता है, प्लांट क्या आता है? अब ऑक्सिन हार्मोन ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगा और विस्कोसिटी ज्यादा, टर्बल प्रेशर ज्यादा, सॉरी स्टोमेटल ओपनिंग में साइटोकाइनिन की सहायता करता है ये, ठीक है। सुक्रोज के ट्रांसपोर्टेशन में भी ये क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। फिर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का अवशोषण में सहायक करता है ये। फिर बाद में होता है आरएनए सिंथेसिस के अंदर भी ये काम करता है। एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रेरित करता है। पौधों में घाव युक्त स्थानों पर ऑक्सिन हार्मोन क्रोमेटिन का निर्माण करता है। यह घाव बनने में सहायता करता है। 2,4-D के छिड़काव से फल क्या हो जाते हैं? मीठा बनाया जाता है 2,4-D के छिड़काव से। ये क्या करते हैं? सेल इनोवेशन करता है, सेल डिफरेंशिएशन करता है, प्लांट की ग्रोथ को इंड्यूस करता है, आरएनए को बढ़ाता है, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है, विस्कोसिटी को बढ़ाता है, जलावशोषण को बढ़ाता है, सुक्रोज ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाता है, एपिकल डोमेंसी को बढ़ाता है, ट्रम्पटिन को बढ़ाता है, लोडिंग कम कर देता है, एनए की विडिसाइड्स ये कहता है 2,4-D पार्थेनोकार्पी को बढ़ाता है, फ्लावरिंग को रिड्यूस कर देता है, रूट इनिशिएशन को बढ़ाता है, डोरमेंसी IVAM4 एब्सिशन को क्या कर देता है? कम कर देता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट हार्मोन हमारा जिबरेलिन हार्मोन, जिबरेलिक एसिड। जापान के फार्मेसी में चावल की खेती के दौरान
देखा गया कुछ पौधे लंबे और पत्तियां पीली हो गई। ये बेकने रोग मुख ये क्या कहते हैं फुलिश डिजीज कहा गया। 1926 में कोरुसावा व जिब्रेला फिजुकुरोई फंगस से जिब्रेलिन को आइसोलेशन किया और इसे जिब्रेलिन नाम दिया। यास यास टॉपिक है याबुता सुजुकी हाशिए इन्होंने जिब्रेलिन का आर्टिफिशियल कल्चर किया था। इन विट्रो कल्चर को एंजाइम ए मेओलिनिक एसिड दे दिया तो क्या बनता है जिबरेलिक एसिड बन गया। फिर है मुख्य रूप से जिबरेलिक एसिड Za3C 19S46 और 20 जिबरेलिक A1 Za3136 जिबरेलिक का सिंथेसिस टर्पीन के डेरिवेटिव्स को एंजाइम टी मेओलिनिक एसिड जिबरेलिक एसिड मेओलिनिक पाथवे। फिर आता है सीड ऑर्गेनिज्म कौन करता है एबीए करता है। ऑक्सीजन क्या करता है रूट की सेल को बढ़ाता है। जिबरेलिन क्या करता है स्टेम सेल इनोवेशन करता है। इस हार्मोन के प्रजनन में सेल का इलोंगेशन होता है। सेल डिफरेंशिएशन है और प्लांट की ग्रोथ होती है। यह हार्मोन इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है। गन्ने में इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाने के लिए जिबरेलिक एसिड का मतलब सिक्रेशन की स्त्राव किया जाता है। आनुवंशिक रूप से बोने मटर के पौधे पर जिबरेलिक एसिड का छिड़काव करके इसे लंबा किया जाता है। केवल फेनोटाइप परिवर्तित होता है, जीनोटाइप परिवर्तित नहीं होता है। यह हार्मोन प्लांट में मेल फ्लावरिंग को क्या करता है ये हार्मोन प्लांट में मेल फ्लावरिंग को लगाता है, फीमेल को क्या करता है रिड्यूस कर देता है। डोरमेंसी ये हार्मोन सीड डोरमेंसी को तोड़ता है अर्थात सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है। यह हार्मोन का मोलिकुलर जीन लेवल पर कार्य करता है। यह हार्मोन एफआरएमएनएस लाइपेज प्रोटीज जीन को सक्रिय करता है जिससे सीड का जर्मिनेशन होता है। यह हार्मोन पार्थिनोकार्पी के लिए उत्तरदायी है अर्थात इस हार्मोन द्वारा सीडलेस फ्रूट का निर्माण करता है। ऑक्सीजन की तुलना में जिबरेलिन एसिड पार्थिनोकार्पी के लिए अधिक प्रभावी होता है। ठीक है। बोल्टिज्म इफेक्ट रोजेट प्रकार के पादपों में चकुंदर पत्ता गोभी में पत्तियों के मध्य दूरी कम करने के कारण पौधे अधिक सघन हो जाते हैं। यदि जिबरेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाए तो पत्तियों के मध्य दूरी बढ़ जाती है। इसे बोल्टिज्म कहा जाता है। फ्रूट साइज का बढ़ाना आकार का बढ़ाना एप्पल साइज अंगूर का बढ़ना जिबरेलिक एसिड 4 और 7 साइटोकाइनिन दे देते हैं तो क्या होता है पोमेटलिन केवल एप्पल के लिए। फिर बाद के अंदर आता था पाइनस जियार्डिना का सीड जो है चिलगोजा होता है। जिबरेलिक एसिड का छिड़काव शंकुधारी वृक्ष पाइनस पर करने पर जल्दी मेच्योर हो जाते हैं जिससे सीड तैयार हो जाते हैं। साइट ऑफ जिबरेलिक एसिड सीड में इंटरनोड में पाइनस जियार्डिना में जिबरेलिक एसिड द्वारा जुवेनाइल स्टेज को समाप्त कर जल्दी फ्लावरिंग एवं सीड का मेच्योरेशन करवाया जाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है इंटरनोड। देखो जिबरेलिक एसिड बोल्टिंग करवाता है सीड डोरमेंसी को रिड्यूस कर देता है। कॉनिफर प्लांट में जुवेनाइलिक स्टेज को समाप्त कर मेच्योर करना। इंटरनोड की लंबाई बढ़ाना एक्सिस की ग्रोथ है। फ्रूट साइज का बढ़ाना है एग्जांपल है एप्पल के साइज को बढ़ाना। पीयर पोमेटिन जिबरेलिक एसिड 4 जिबरेलिक एसिड 7 साइटोकाइनिन पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्रूट टमाटर संतरा मौसमी। फिर जाता है मेल फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। फिर जाता है फलों को पकने की अवधि को बढ़ा देता है डिले कर देता है रापनिंग पीरियड ऑफ फ्रूट को। फिर आ जाता है प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को अल्फा अमाइलेज। जैसे ये एलुरन लेयर है अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है एंडोस्पर्म के अंदर। फिर बाद में है जिबरेलिक एसिड लॉन्ग डे प्लांट में प्रकाश अवधि को कम करने फ्लावरिंग क्रिया को प्रेरित करते हैं। फिर बाद के अंदर आ जाता है बोल्टिंग दिवसीय पादपों में एग्जांपल है पत्ता गोभी रोजेट लाइक। जैसे कि फर्स्ट ईयर में ये बना सेकंड ईयर के अंदर क्या बन जाएगा फ्लोर बन जाएगा। इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड बोल्टिंग जिबरेलिक एसिड जो है इंक्रीज करता है बोल्टिंग और जिबरेलिक एसिड
जिबेलिकेशन कबायों से बोने मटर एवं मक्के के पौधों पर प्रयोग। जो एंडोस्पर्म में अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी। फिर बात करते हैं साइटोकाइनिन। देखो, मसोल, मिलर ने काइनिटीन, स्कूप ने काइनिन काइनिन आर, अर्बोन ने फाइटोकाइनिन और फाइटोकाइनिन, लिथन ने साइटोकाइनिन। इनिंग फिश के स्पर्म डीएनए में खोजा था। इनिंग फिश के स्पर्म के डीएनए में खोजा था। साइटोकाइनिन को एंटी एजिंग हार्मोन, एंटी सेंस हार्मोन जीनता को समाप्त करने वाला भी कहते हैं। मिलर ने प्रोफेसर स्कूल की प्रयोगशाला में तंबाकू की पिच सेल पर प्लांट टिश्यू कल्चर करते समय काइनेटिन को की खोज की। पीटीसी तंबाकू की पिच सेल केलस ऑक्सिन प्लस ईस्ट सेल नारियल का पानी केलस में रूट और शूट का क्या हो जाता है, विभाजन देखने को मिला। फिर बाद के अंदर आ जाता है नारियल का पानी, तरल एंडोस्पर्म में प्रचुर मात्रा में साइटोकाइनिन पाया जाता है। लिथम ने मक्का के अपरिपक्व फल इमेच्योर फ्रूट से साइटोकाइनिन पृथक किया और इसे जियाटिन नाम दिया। साइटोकाइनिन एडेनिन या टीआरएनए का व्युत्पन्न होता है। इसे 6 परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन भी कहते हैं। बायोएक्टिव साइटोकाइनिन। डिले लीफ सेनेसेंस, पत्ती में जीर्णता का प्रभाव की अवधि को बढ़ा देता है, कम कर पत्ती में जीर्णता की प्रभाव की अवधि को बढ़ा देता है साइटोकाइनिन जो है। बायोसेव साइटोकाइनिन डिले लीफ सेनेसेंस, पत्ती में जीर्णता प्रभाव की अवधि को कम कर देता है। रिच इन मोंग मोनोलॉन्ग इफेक्ट, साइट है शूट एवं रूट टिप पर, स्पेशली शूट पर होता है, यंग लीव्स में भी होता है। फिर क्या है, अविभजित कोशिका का समूह है। फिर बात करने आ जाता है फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। ये हार्मोन प्लांट की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ग्रोथ करवाता है। यह हार्मोन सेल डिवीजन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, सेल डिवीजन साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जो है सेल इलोंगेशन करता है। सेल डिवीजन के लिए सेल का इलिंगेट होना। यह नेक्रोसिस उत्तक को कम करता है। नेक्रोसिस उत्तकदायी को कम करता है। ये हार्मोन शूट इनिशिएशन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये हार्मोन कैलस के डिफरेंशिएशन के लिए भी उत्तरदायी होता है। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जो है रिलेशन अगर एक से कम होता है तो रूट का इनिशिएशन होता है। साइटोकाइनिन और एक से ज्यादा हो जाता है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का जो रेशियो एक से ज्यादा होता है तो शूट का इनिशिएशन होता है। साइटोकाइनिन अगर बराबर एक होता है तो रूट और शूट दोनों का इनिशिएशन हो जाता है। फिर बाद के अंदर है ये हार्मोन स्टोमेटा ओपनिंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के डिवीजन के लिए ये भी उत्तरदायी होता है, क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन करवाता है। यह एडवांटिशियस रूट अपस्थानिक जोड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है। ये हार्मोन एपिकल डोमेन को कम करता है, लेटरल ब्रांचिंग के लिए उत्तरदायी होता है। यह हार्मोन फीमेल फ्लावरिंग के लिए उत्तरदायी होता है। पत्तियों में पोषक पदार्थों की सप्लाई को बढ़ाकर जीर्णता की अवधि को बढ़ा देता है। रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट, प्लांट में क्लोरोफिल की कमी और प्रोटीन सिंथेसिस अवरुद्ध होने पर प्लांट की ग्रोथ जो है रुक जाती है। लीव्स में कि में व्यक्ति न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं होने पर लीव्स में जीर्णता आ जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। यदि इन प्लांट को साइटोकाइनिन से ट्रीट किया जाए तो इन लीव्स में क्लोरोफिल और प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। इस प्रभाव को रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट कहते हैं। ये सीड जर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी होता है। सीड डोर्मेंसी को क्या करता है, कम करता है। डोर्मेंसी इंटरनल फैक्टर के डेवलपमेंट करती है। डोमेंसी जो है इंटरनल फैक्टर को डेवलपमेंट में विलंघन का अवशेषण को कम करती है। फिर साइटोकाइनिन अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिशियस फूड स्टोमेटा ओपनिंग करवाता है, क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन करवाता है। फिर लीव्स में न्यूट्रिएंट की सप्लाई को बढ़ा देता है जिससे सेनेसेंस कम हो जाती है। रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट प्रमोट सेल डिवीजन इन यंग लीव्स में यंग सेल के अंदर सेल डिवीजन करता है। एपिकल डोमेंसी को कम करता है, लेटरल बॉडी के निर्माण को बढ़ाता है। फिर आ जाता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड
कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है ये कार्बन ने ओस्पर्म ने पके हुए फलों से एक इनहिबिटर का आइसोलेशन किया जिन्हें बीटा इनहिबिटर कहा जाता है। एडिकोट ने कपास के पके हुए फलों में एक जूस का आइसोलेशन किया जूस को इस अदर प्लांट में डाला जिससे एजिंग सेरेमनी देखने को मिली। इन्होंने एब्सिशन सेकंड कहा। वॉरेन वॉरेन एव रॉबिन्सन ने बेटुला से डोरमाइन का आइसोलेशन किया। बीटा इनहिबिटर एब्सिशन 2 और डोरमाइन को इन्होंने एब्सिसिक एसिड कहा। एबीओ के स्ट्रेस हार्मोन, एजिंग हार्मोन, सेनेसेंस हार्मोन भी कहते हैं। इसे एंडोट्रांसपेरेंट हार्मोन भी कहते हैं। साइट है लीव्स की गार्ड सेल जिसमें स्टोमेटा बंद हो जाता है। फिर अगर इसके फंक्शन की बात करें, ठीक है, फंक्शन है ये हार्मोन प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लांट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, इसलिए इसे प्लांट का संकटकालीन भी कहते हैं। संकटकालीन ये प्लांट ग्रोथ को रोकता है। ये सेल डिवीजन को रोकता है। एंटागोनिस्ट ऑफ साइटोकिन ये ट्रांसपिरेशन को कम करने में कम करता है। ये हार्मोन स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए उत्तरदायी होता है। ये हार्मोन ऑक्सीजन को बढ़ाता है। ये सीड डोमिनेशन को बढ़ाता है। एंटी कॉलोनिस्ट ऑफ जिबरेलिक एसिड ये सीड जर्मिनेशन को कम कर देता है। ये हार्मोन पतझड़ के लिए उत्तरदायी है। यंग लीव्स में क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, एब्सिसिक एसिड कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगा। ओलियो में ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, एबीए ज्यादा होगा। ये हार्मोन सेल्यूलोज और पेक्टिनेज एंजाइम का सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, सेल्यूलोज और पेक्टिनेज का सिंथेसिस करते हैं। फिर बाद के अंदर है ये एंजाइम सेल वॉल को नष्ट कर देते हैं जिसके कारण ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ये एंटी फ्लावरिंग हार्मोन है। रूट या शूट के इनिशिएशन को भी रोकता है। अब ये क्या करता है, प्लांट ग्रोथ, सेल डिवीजन को रोकता है। लीव में ऑक्सीजन की क्रिया को प्रमोट करता है। शेड होने से ज्यादा हो जाती है। ट्रांसपिरेशन को कम करता है। स्टोमेटा की क्लोजिंग करता है। फ्लावरिंग कम हो जाती है। फिर आ जाता है इथाइलिन। इथाइलिन जो है इथेफेन, यह एक गैसीय हार्मोन है। यह हार्मोन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों के रूप में काम करता है। खोज जो है कंजन सीबीडी, ठीक है, सीबीडी कंजन ने सर्वप्रथम कच्चे केलों को पके हुए संतरों के मध्य रखा तो पाए कि ये केले पतले बर्ग ने इसे इथाइलिन इन प्लांट हार्मोन कहा। फिर है डेनी ने इसे गैसीय हार्मोन कहा। एक्वस फॉर्म ऑफ इथाइलिन। सेपा क्लोरोइथाइल फोस्फोनिक एसिड इथेफेंस, ये क्या एक्वस फॉर्म ऑफ इथाइलिन। मेथिओनिन से इथाइलिन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। इथेफेन जल्दी अब्जॉर्ब होता है तथा धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाता है। जल्दी अब्जॉर्ब होता है और धीरे धीरे क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। फिर बाद में साइट है प्लांट में के वे सभी भाग जो अपशिशन की क्रिया में भाग लेते हैं वहां पे बनता है। फंक्शन है फलों को पकाने के लिए। आजकल फलों को पकाने एवं संग्रहित करने के लिए इथेफेन या सेपा को काम लेते हैं। फिर बाद में आ जाता है इथाइलिन का निर्माण जल निगम पादपों समवज प्लांट में होता है। इथाइलिन स्लीपिंग सिकनेस पादप निद्रा की कमी के कारण मूंगफली के बीज अंकुरण के लिए उत्तरदायी होता है। ये एराकिसिस हाइपोजिया ये जीवनता को बढ़ाता है। ये विलंघन को बढ़ाता है। ये फीमेल फ्लावरिंग को भी बढ़ाता है। एग्जाम्पल है मैंगो। ये रूट हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। पोटैटो में ट्यूबर कंद निर्माण बनाने की क्रिया को प्रेरित करता है। जल के अंदर राइस में इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है जिससे राइस का पौधा पानी के बाहर आ जाता है। ट्रिपल इफेक्ट ऑन शूट वायो से तने की लंबाई, ऑक्सीजन की लंबाई बढ़ जाती है। तने की लंबाई, ऑक्सीजन की लंबाई जो है चौड़ाई और तने की क्षेत्रीय वृद्धि करता है। लंबाई, चौड़ाई ये सब बढ़ा देता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को भी बढ़ाता है। छोटे मोटे कंधे। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा फोटोपेरियोडिज्म, ठीक है। फोटोपेरियोडिज्म पादप पर प्रकाश अवधि का वह प्रभाव जो पादपों की फ्लावरिंग की क्रिया को प्रमोट करता है के लिए होता है। खोज की थी इसकी ग्राउंडर एवं एर्नाल्ड ने मेरीलैंड एंड मेमो तंबाकू की किस्म में खोजा था। ये सीड है, डेवलपिंग प्लांट है।
तो ये इससे क्या बना, डब्ल्यू की प्लांट बना। इससे नो इफेक्ट ऑफ डे लाइट, डे न्यूट्रल लाइट, अगर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, डो न्यूट्रल डे न्यूट्रल प्लांट है। फिर है डे डे लेंथ, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट और एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट। फिर है क्रिटिकल डे लेंथ, क्रांति प्रकाश अवधि, वह न्यूनतम प्रकाश जो किसी प्लांट की फ्लावरिंग के लिए आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल डे लेंथ कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे प्लांट्स, कौन से लॉन्ग एसडीपी, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। ऐसे प्लांट जिन्हें फ्लावरिंग की क्रिया के लिए क्रांतिक प्रकाश अवधि से कम अवधि की आवश्यकता होती है, इसके बाहर अवधि अवधि का प्रकाश अवधि का प्रकाश या इससे बाहर नहीं, हर अवधि का प्रकाश चाहिए, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, एसडीपी या एलडीपी कहते हैं। तंबाकू, सोयाबीन, वचोला, क्राइसैंथेमम, चावला चावल, गन्ना, जेंथियम, स्ट्रॉबेरी। क्या होता है लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट जिसके अंदर रात जो होती है शॉर्ट होती है। ऐसे प्लांट जिनकी फ्लावरिंग के लिए क्रांतिक प्रकाश अवधि से क्रिटिकल पीरियड की से कम प्रकाश मिले, जैसे कि है लॉन्ग डे प्लांट। गाजर, मूली, आलू, हैमस, गेहूं, पालक। फिर आता है डे न्यूट्रल प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग के लिए प्रकाश अवधि की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल है सूरजमुखी, टमाटर, कपास, गोसिपियस, कुकुरबिटेसी, मेंबर, ककड़ी, लौकी, खीरा। फिर है समर डे लेंथ 21 जून, जैसे 16, 10, 16, 14, 12, 10, 8, 6 विंटर। विंटर के अंदर क्या हो जाता है, डे लेंथ कम हो जाती है 22 दिसंबर से। तो 8, 10, 12, 14, 16 लॉन्ग डे प्लांट। फिर आ जाता है प्लांट एलडीपी, शॉर्ट डे प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग के लिए पहले लंबी अवधि का प्रकाश तथा बाद में छोटी अवधि का प्रकाश दिया जाता है। एग्जाम्पल है रात की रानी, सेंट्रसम नॉक्टर्नम, ब्रायोफिलम। फिर आ जाता है एस शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, एसएलडीपी, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग पीरियड के लिए पहले कम अवधि का प्रकाश और बाद में लंबी अवधि का प्रकाश पाया जाता है। फिर आ जाता है एग्जाम्पल है क्रूसिफेरी, एग्जाम्पल है चांदनी, कॉम्डेटक, कॉर्मिनेला। फिर आ जाता है फाइटोक्राम, इसकी खोज है बोर्थविक और हेंड्रिक्स ने की थी, और जो नाम है वो बटलर ने दिया था। प्लांट सेल की सरफेस पर विशेष प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, इन्हें फाइटोक्रोम कहते हैं। ये चमकीले ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। फाइटोक्रोम दो प्रकार के होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, लीफ के अंदर होते हैं। देखो जो फाइटोक्रोम है पीआर, फाइटोक्रोम रेड फॉर्म, ये ब्लू कलर के होते हैं। फाइटोक्रोम फार रेड, फाइटोक्रोम रेड, पीआर ये ब्लू कलर के होते हैं, और शॉर्ट डे में फ्लावरिंग करवाते हैं। और इनकी जो लाइट होती है ना वो 660 म्यू एम की होती है। और जो पीआर पीएफआर जो है ये येलो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। और ये एलडीपी में फ्लोरिंग करवाते हैं, उनकी जो ऑब्जेक्शन लाइट होती है 730 से 740 म्यू एम तक होती है, ठीक है। फिर देखो पीआर जो है वो रेड लाइट की में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो पीएफआर है इंफ्रा रेड लाइट आईआर, ठीक है। जैसे कि ये शूटूप है, ये फ्लोरिजन है, ये है फाइटोक्रोम, ये चला जाता है इसमें। फिर ये फाइटोक्रोम फ्लोरिजन ये जाता है रिप्रोडक्टिव शूट टिप के अंदर। जो एसडीपी है उसके पास लव टू पीआर, एलडीपी है लव टू पीएफआर। देखो जो लीव्स के ऊपर जब लाइट गिरेगी तो फाइटोक्रोम बना वो सिंथेसिस करेगा फ्लोरिजन को, सिंथेसिस ऑफ फ्लोरिजन होगी। फ्लोरिजन मूव टू लीफ टू शूट, ये शूट में जाएगा, फिर शूट टिप से चला जाएगा रिप्रोडक्टिव शूट के अंदर। एक्सपेरिमेंट,
देखो अगर एसडीपी डार्क है, अगर पीआर दे देते हैं हम, तो क्या करेगा, फ्लोरिजन होगा और और क्या करेंगी, हमारा फ्लोर बन जाएगा। और एसडीपी के अंदर हमने डार्क दे दी, डार्क प्लस रेड लाइट दे दी, तो बीएफआर बनेगा, फ्लोरिंग नहीं होगी। अब एसडीपी के अंदर डार्क है, रेड लाइट है, और फॉर रेड लाइट है और पीआर है, पीआर है, तो फ्लोरिजन बन जाएगा और फ्लावर क्या जाएगा, खो जाएगी। फिर एलडीपी में एलडीपी प्लस लाइट, पीएफआर फ्लोरिजन और फ्लावरिंग। एलडीपी प्लस लाइट, डार्क के अंदर है नाइट, पीआर दिया हमने, ठीक है, तो क्या हुई, फ्लावरिंग नहीं होगी। फिर है एलडीपी रेड लाइट, हमने क्या दिया, पीएफआर दे दिया, तो क्या बन जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी। फिर है एलडीपी में रेड लाइट प्लस और रेड लाइट, तो पीआर बनेगा, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी, नो फ्लावरिंग। फिर आ जाता है वर्नेलाइजेशन। और जो इसकी क्लीमाट नामक लाइसेंस को वर्नेलाइजेशन के लिए वर्नेलिन हार्मोन जो उत्तरदायी होता है, मर्चेंस्टन ने बताया था ये। वर्नेलिन हार्मोन जो है जिबरेलिक एसिड और एंथेजिम का एक वेजिटेटिव ग्रोथ को कम करता है तथा फ्लावरिंग की क्रिया को बढ़ा देता है। प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट, शीत उपचार शीत कर देकर फ्लावरिंग की क्रिया को प्रमोट करना वर्नेलाइजेशन कहलाता है। 0.-0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देकर फ्लावरिंग की क्रिया को प्रेरित करते हैं तथा सीड जर्मिनेशन को प्रेरित करना वर्निलाइजेशन कहलाता है। वर्निलाइजेशन के लिए वाटर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर कहता है अगर लो टेम्परेचर है तो प्लांट क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। और जो सीड जर्मिनेशन है वो वर्निलाइजेशन, देखो लो टेम्परेचर है तो प्लांट क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा, ठीक है, सीड जर्मिनेशन होगा, वर्नेलाइजेशन होगा। अगर हाई टेम्परेचर है अबव 30 डिग्री से 35 डिग्री से 35 हो गया, तो प्लांट डिवर्नेलाइजेशन हो गया। वर्नेलाइजेशन का महत्व क्या है, यह कायिक वृद्धि को कम करके पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है। फिर है अधिक प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कवक के रोधी पादप तैयार करना, अधिक संख्या में फ्लोरिंग करवाना, पादपों में घायल अंगों को टोमेटिक हार्मोन पाया जाता है, टोमेटिक हार्मोन पाया जाता है। सीड जर्मिनेशन के लिए रेड लाइट चाहिए, सीड डोर्मेंसी के लिए ये इंफ्रारेड रेड चाहिए। फिर बाद के अंदर आ जाता है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है, पादपों में पोषण, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। सॉइल में पाए जाने वाले खनिज पोषक द्वारा प्लांट में होने वाला न्यूट्रिशन प्लांट न्यूट्रिशन किया जाता है। खनिज पदार्थों का मुख्य स्रोत सॉइल है, जबकि सीएचओ का स्रोत CO2 एच कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो CO2 और H2 है। प्लांट इन मिनरल को आयन के रूप में अवशोषित करता है। ये खनिज पोषक पदार्थों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है, अवशोषित आयनों का परिवहन एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा होता है। न्यूट्रिशन जो होता है ना, इनऑर्गेनिक मिनरल आयन, प्लांट मिनरल प्लांट्स इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस प्लांट को मिनरल से लेकर अपना फूड सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गेनिक हिटोट्रोफिक। फिर बात क्या करा जाता है, न्यूट्रिशन जो होता है ना, अगर डिफिशियंसी हो जाती है, सिम्टम जो होता है तो होता है डिफिशियंसी जाती है, कंसंट्रेशन, किसी न्यूट्रिशन का कार्य डिफिशियंसी के कारण उत्पन्न होने वाले सिम्टम्स है, कितनी कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए इन सब का पता हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के द्वारा किया जाता है। मृदा विहीन पोषक विहीन सोइल लेस कल्चर मीडियम में किसी पादप को उसकी परिपक्वता को ग्रोथ कराना हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, जूलियस सेक। फिर इरेक्टर पोटन्स डिस्टिल वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, सोइल लेस कल्चर मीड न्यूट्रिशन और सॉल्यूशन जो है। फिर बाद के अंदर आ जाता है यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स जो है, इसके द्वारा हम आइडियल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, आइडियल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, किसी पोषक तत्व को एसेंशियली
किसी पोषक तत्व को अवशोषण या अनिवार्यता का पता लगा सकते हैं, पोषक तत्वों का कार्य व उसकी कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं, किसी पोषक तत्वों की कमी होने पर प्लांट्स में क्या-क्या लक्षण या सिम्पटम्स आते हैं, उनका पता भी लगा सकते हैं, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले डिजीज का पता लगा सकते हैं, सीडलेस कुकुम्बर, खीरा, टोमेटो, लेट्यूस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 105 है। 60 क्या डेथ हो जाते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। आवश्यक पोषक तत्व जो है 17 होते हैं, 20 से 21। क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी अनिवार्यता का आधार, पोषक तत्व किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। फिर आ जाते हैं प्लांट उस पोषक तत्व की कमी उस पोषक तत्व की कमी होने पर अपने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं कर पाता है। एक पोषक तत्व दूसरे पोषक तत्व को रिप्लेस नहीं हो सकता। टाइप्स ऑफ एलिमेंट एसेंशियल 17, नॉन मिनरल एलिमेंट 13 है, 14 क्या है? मिनरल्स है। CHO जलवायु CO2 से प्राप्त होता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है 17 होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना 9 होते हैं। CHON जो मैक्रो जो है वो कितने हैं? 9 है। कौन? PSK कमगलिया, हिस्ट्री के कौन? PSK कमगलिया, ये क्या है? मैक्रो है। ऐसे पोषक तत्व है जो 10 मिलीमोल केजी ड्राई वेट से अधिक मात्रा में हो। फिर होता है माइक्रो या लघु, जिनका की मात्रा जो ट्रिक है फेक निमो वकल मन जिंक, फेक निमो फेक निमो बकल मन मन जिंक मन जिंक। फिर है PQMO लेस देन 10 मिलीमोल केजी ड्राई वेट कम मात्रा में आवश्यक। फिर बाद में देखो जो हमारे मैक्रो एलिमेंट है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसके जो प्राइमरी एलिमेंट होते हैं ना वो एनपीके होते हैं। सेकेंडरी एलिमेंट जो है CAMGS, और जो हमारे माइक्रो होते हैं ना सर्वाधिक मात्रा वाला जो है ना मात्रा में पाए जाने वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट वो आयरन है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ना न्यूट्रिएंट फ्रेश वेट में कितने होते हैं? 0। न्यूट्रिएंट्स जो ड्राई वेट में कितने होते हैं? 7। मिनरल क्या है? 7। फिर है फर्टिलाइजर में काम में आने वाले एलिमेंट जो है एनपीके। बेनिफिशियल एलिमेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। Na हेलोफाइट्स में C4 साइकिल के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। फिर होता है SE, अमीनो एसिड के सिंथेसिस में काम आता है। जो SE है वो किस में आता है? अमीनो एसिड के सिंथेसिस में काम आता है। और जो SI है जो ग्रासेस का प्रोजेक्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। CO क्या है? लेग्यूम प्लांट रूट नोड्यूल के निर्माण में सहायक होता है। फिर आ जाता है फंक्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये बायोमोलिक्यूल के पार्ट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। ये बायोमोलिक्यूल सेल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म के घटक होते हैं। सक्रिय सक्रिय कराने के लिए यूज होता है Mg+2। फिर रहता है एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स, रूबिस्को है और पेपकेज है Mg+2। फिर है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज Zn+2। कैटालाइजेज जो है Fe+2 की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजनेज को MO+2 की आवश्यकता होती है। फिर बाद के अंदर आ जाता है पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए बोरोन की आवश्यकता होती है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेल को टर्जिडिटी है वो ओपनिंग और स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। परमिबिलिटी डिक्रीज करनी हो तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। रिलैक्स रिएक्शन ETS के लिए आयरन और कॉपर की आवश्यकता होती है। फिर है बैलेंस एलिमेंट जो है CAMG और पोटेशियम में बैलेंस एलिमेंट होते हैं। ये मैग्नीज Zn, Pb, निकल, बोरॉन और क्यूपर की टॉक्सिसिटी कम कर देते हैं। फिर है एरोपोनिक्स, रूट वायु रूट वायु में न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर निलंबित रहती है, ये एरोपोनिक्स कहलाती है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट की वह मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पर कोई प्लांट ग्रो करता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहलाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है यदि इस कंसंट्रेशन को कम कम मात्रा में
कम मात्रा में है तो डिफिशियंसी के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। फिर आ जाती है टॉक्सिसिटी। यदि यदि मिनरल कंसंट्रेशन पर किसी प्लांट में 10% ड्राई वेट में कमी आए तो इसे मिनरल टॉक्सिसिटी कहते हैं। फिर बात के अंदर आ जाता है ऑप्टिमम रेंज। यदि मिनरल की कंसंट्रेशन व क्रिटिकल कंसंट्रेशन टॉक्सिसिटी के मध्य प्रेजेंट हो तो इसे ऑप्टिमम रेंज कहते हैं। प्लांट की ग्रोथ अगर ज्यादा है तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन और ये है ऑप्टिकल रेंज और बी है ये सी है टॉक्सिसिटी। फिर देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट ए बी सी बराबर फिर बाद में डिक्रीज हो जाएगी। है क्रिटिकल कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि क्या होता है लेस होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट से। प्लांट ग्रोथ ए बी और सी कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर बाद के अंदर आ जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट की ऑप्टिमम रेंज स्मॉल होती है तो टॉक्सिसिटी अधिक होगी और बराबर क्या होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट लेस देन मैक्रो न्यूट्रिएंट। एक पोषक तत्व के न होने के कारण अनेक सिम्टम्स आ सकते हैं। एक लक्षण सिम्टम एक लक्षण या सिम्टम एक से अधिक पोषक तत्वों के कारण भी आ सकते हैं। क्लोरोसिस क्लोरोफिल का नष्ट होना लीफ येलो हो जाती है। नेक्रोसिस डेथ ऑफ टिश्यू उत्तक्षय कैल्शियम कॉपर मैग्नीशियम पोटेशियम। स्टंट ग्रोथ डिक्रीज इन द ग्रोथ डिक्रीज इन सेल डिवीजन कौन करता है मोलिब्डेनम नाइट्रोजन सल्फर के पोटेशियम ये कम हो जाएंगे तो ग्रोथ कम हो जाएगी। डिले इन फ्लोरिंग फ्लोरिंग में कौन करता है एमओ एम एस ये इससे फ्लोरिंग डिले हो जाएगी। फिर बात के अंदर आ जाता है माइक्रो एलिमेंट को ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। इन्हें रेडियो आइसोटोप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं CHO NKMG एन। फिर है बोर आयरन कॉपर निकल मोलिब्डेनम BCl इसकी कमी से क्लोरोसिस होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्य रूप से NO3 NO2 माइनस NH4 प्लस के रूप में होता है। यह सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज तत्व है। यह क्लोरोफिल एवं साइटोक्रोम के पोरफायरिन में प्रेजेंट होता है। यह फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन की क्रिया के लिए आवश्यकता होता है। नाइट्रोजन मुख्य रूप से मेरिस्टेमेटिक सेल तथा मेटाबॉलिकली सेल्स में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन विटामिन न्यूक्लिक एसिड हार्मोन्स में एक कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है। फिर आ जाता है इसकी कमी के कारण क्लोरोसिस हो जाता है और स्टेम लीफ पिटियोल में एंथोसायनिन का निर्माण हो जाता है जिसके कारण ये पर्पल कलर के दिखाई देने लग जाते हैं। टमाटर में भी एंथोसायनिन का निर्माण हो जाता है। फिर आ जाता है फॉस्फोरस SPO4-2H2PO4- का अवशोषण ऑर्थोफॉस्फेट आयंस के रूप में होता है। फॉस्फोरस डीएनए आरएनए और फॉस्फोलिपिड में घटक के रूप में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में प्रेजेंट होता है। NADFAD एटीपी जीटीपी में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस एनर्जी सोर्स के रूप में एटीपी जीटीपी या जीटीपी टीटीपी के रूप में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस फॉस्फोराइलेशन की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट होते हैं। 2 फॉस्फेट में हाई एनर्जी लेवल होता है। एडीपी के अंदर 2 फॉस्फेट होता है। एक के पास में हाई एनर्जी लेवल होता है। एएमपी के पास में 1 फॉस्फेट होता है। जीरो फॉस्फेट हाई एनर्जी लेवल। फिर बाद के अंदर आ जाता है फॉस्फोरस की कमी होने पर प्रीमेच्योर लीफ फॉल हो जाती है नेक्रोसिस हो जाता है एंथोसायनिन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आता है पोटेशियम के का अवशोषण पोटेशियम आयनिक फॉर्म में होता है। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेल की टर्जिडिटी की मेंटेन रखता है। प्लांट मूवमेंट के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम मेरिस्टेमेटिक सेल और लीफ रूट के शीर्ष भागों में प्रेजेंट होता है। बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। पोटेशियम रेगुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी करता है। पोटेशियम है सोडियम है सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता को बढ़ा देता है। सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता डिक्रीज हो जाती है। सेल और पोटेशियम और सोडियम अगर है तो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। अगर सिर्फ कैल्शियम तो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। फिर बात के अंदर आ जाता है पोटेशियम की कमी। लीची में लीव्स का जलन डाइबेक रोग मेथड क्लोरोसिस पत्तियों का जलना। कैल्शियम कैल्शियम प्लस टू के रूप में अवशोषण होता है। यह मेरिस्टेमेटिक सेल
एवं डिफरेंशिएशन सेल में पाया जाता है। कैल्शियम प्लस टू सेल वॉल के मिडिल लेमिला मध्य पटलिका का निर्माण करता है। सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर के निर्माण में सहायक होता है। सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी का रेगुलेशन करता है। कुछ एंजाइम जो है सक्रिय हो जाते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ये उत्तरदायी होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है और क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी ये देता है। कैल्शियम की कमी, इरेगुलर सेल डिवीजन, डेथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो जाती है। फिर बाद के अंदर आ जाता है मैग्नीशियम Mg का अवशोषण Mg+2 के रूप में होता है। यह फोटोसिंथेसिस एवं रेस्पिरेशन की क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए Mg+2 की आवश्यकता होती है। डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज का एक्टिवेटर Mg+2 होता है। आरएनए सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस के काम आता है। राइबोसोम के संयोजन के लिए उत्तरदायी होता है। क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए उपयोगी होता है। रूबिस्को पैप कार्बोक्सिलेज Mg+2 एज ए एक्टिवेटर के रूप में कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए आरएनए पॉलीमरेज Mg+2 की कमी क्लोरोसिस हो जाती है। ओल्ड एंथोसाइनिन का निर्माण होता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है सल्फर एस। सल्फर को SO4 माइनस के रूप में अवशोषित किया जाता है। विटामिन बायोटिन कोएंजाइम थायमिन फेरोडॉक्सिन का कंपोनेंट होता है। फेरोडॉक्सिन Fe+S+ प्रोटीन क्लोरोफिल के सिंथेसिस में काम आता है। रूट नोडुल के निर्माण में यूज होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट भी सल्फर होता है। ऑयल सिंथेसिस के लिए यूज होता है ऑयल सीड ड्रॉप। SO4 की कमी डिले ग्लोबलिंग हो जाती है। ओल्ड सीड क्रॉप का निर्माण कम हो जाता है। रूट नोडुल का निर्माण कम हो जाता है। आयरन Fe+3 क्लोरोफिल सिंथेसिस में यूजफुल होता है। फिर आ जाता है साइटोक्रोम के निर्माण 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 होता है। फिर आ जाता है कैटालेज पर ऑक्सीडेज का एक्टिवेटर होता है। इतिहास में साइटोक्रोम एज ए फेरोडॉक्सिन काम आता है। ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में सहायक होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन में वजन होता है। आयरन की कमी जैसे क्लोरोसिस होता है। फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया का ये मुख्य घटक है। आयरन सल्फर प्रोटीन फोटो फाइटोफेरेटिन। फिर आ जाता है मैग्नीज अवशोषण Mn+2 फॉर्म में। यह फोटोसिंथेसिस सेलुलर रेस्पिरेशन एवं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यूज होने वाले एंजाइम को सक्रिय यह करता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करता है। एमन की कमी से ग्रे स्पॉट ऑफ ओट हो जाता है। मटर का माश रोग होती है। फिर आ जाता है जिंक अवशोषण Zn+2 की फॉर्म में होता है। Zn+2 कार्बोक्सिलेज एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को एक्टिव करता है। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। Zn+2 की कमी धान का खैरा रोग, लिटिल लीफ ऑफ डिजीज ऑफ एप्पल होती है। सेब का लघुपन्नी रोग, मक्के में सफेद कलिका रोग, व्हाइट बड डिजीज इन मेज, कॉपर तांबा अवशोषण Cu+2 के फॉर्म में होता है। ईटीएस में प्रयुक्त होने वाले रेडॉक्स रिएक्शन में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है। जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को एक्टिव करता है। एरोबिक एसिड विटामिन सी के सिंथेसिस में काम आता है। कमी से क्या हो जाता है नींबू का डाइबेक रोग। फिर आ जाता है बोरोन। बोरोन जो है अवशोषण होता है BO3-3 B4O से-2 पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होता है। ये कैल्शियम+2 के अपटेक एवं यूटिलाइजेशन के लिए उत्तरदायी होता है। कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में सहायता करता है। ये सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन एवं सेल डिफरेंशिएशन के लिए उत्तरदायी होता है। कमी अंगूर में छोटे बड़े गुच्छे, हैन चिकन रोग, चकुंदर का ब्लैक हार्ट रोग। फिर जाता है मोलिब्डेनम MO O2+2 ये नाइट्रोजनस एवं नाइट्रेट रिडक्टेंस एंजाइम का एक्टिवेटर होता है। ये दोनों एंजाइम्स नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल इन लेग्यूम्स कमी से हो जाती है फूल गोभी का पिप्टेल रोग। फिर आ जाता है क्लोरीन अवशोषण होता है क्लोराइड क्लोरीन पोटेशियम पोटेशियम सोडियम के साथ मिलकर सोल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में यूज होता है। कमी अगर हो जाती है O2 की कमी से पोटैटो में ब्लैक हार्ट डिजीज रोग हो जाता है। निकल अवशोषण Ni+2 एन Ni+2 एक्टिवेटर ऑफ यूरियस यूरियस का विखंडन करता है। गोल्ड AU इक्विसिटम मस्टर्ड सरसों
नोट पत्तियों में क्लोरोफिल को जलाने पर Mg+2 प्राप्त होता है। फिर आता है एल्यूमिनियम, लाइकोपोडियम, एरोपोनिक्स, नमी युक्त वायु एवं पोषक तत्वों में प्रेजेंट में प्लांट की ग्रोथ करवाना एरोपोनिक्स कहलाता है। फिर आ जाता है मिनरल एब्जॉर्प्शन, पॉजिटिव मिनरल एब्जॉर्प्शन, एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन, पैसिव पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन और एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन। आयन का अवशोषण रूट हेयर द्वारा मेरिस्टेमेटिक सेल में जाना। इसमें नो एटीपी रिक्वायरमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की दिशा में होता है। फिर आता है मिनरल एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में एटीपी खर्च होती है। पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की दिशा, नो एटीपी। सिंपल डिफ्यूजन मेथड, आयन जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, जैसे कि रूट के पास में देखो, रूट के जो सॉइल है उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो ये क्या जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन मेथड या ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। फिर आता है मास फ्लो मेथड। ट्रांसमिशन पुल के कारण आयनों का अवशोषण होता है। आयन एक्सचेंज मेथड, कॉन्टेक्ट एक्सचेंज स्टोरी, H प्लस OH माइनस के कारण आयनों का अवशोषण होता है। कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज स्टोरी, रूट के सेल्स में रेस्पिरेशन के दौरान CO2 नियुक्त होती है। CO2 प्लस H2 H2 CO3 H प्लस बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज क्रिया को शो करता है। डोनल्स हाइपोथेसिस है 4। फिर है बी एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत आयन अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफर होते हैं। एटीपी का खर्च होता है। मिनरल का अवशोषण मुख्य रूप से एक्टिव प्रोसेस के द्वारा होता है। यह सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर निर्भर करती है। फिर आ जाते हैं कैरियर हाइपोथेसिस व एक संकल्पना, ओनर ने बताया था एटीपी खर्च होती है। फिर देखो ईएम पोटेशियम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाएंगे, मेम्ब्रेन के अंदर यह है साइटोप्लाज्म, यह है एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन, यह है साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन, यह है साइटोप्लाज्म। एक्टिव आयन वाई टी, एक्स वाई क्या है, इनएक्टिव कैरियर मॉलिक्यूल है। एक्स वाई क्या है, एक्टिव कैरियर मॉलिक्यूल है। आई के प्लस ए माइनस क्या है, आयन आयन जिनका अवशोषण होना है। फिर था लेसिथिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थ्योरी, बेनेट एवं कलेट ने बताया था। लेसिथिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला फॉस्फोलिपिड के रूप में कार्य करता है। ये कैरियर मॉलिक्यूल है। लेसिथिन फॉस्फेट माइनस ट्रियो फॉस्फेट ग्रुप कैटाइंस का अब्जॉर्प्शन करता है। कोलिन ग्रुप एनाइनिक एक एनाइंस का अब्जॉर्प्शन करता है। फिर होता है यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्लाज्मिक स्टेट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ईसीएम जो है, इसमें पोटेशियम होता है। लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में आता है। फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन ग्रुप अलग हो जाता है। अब कोलिन से क्या होता है, कोलिन एसिटिल कोलिन का निर्माण करता है। ये क्या करता है, वापस से लेसिथिन में कन्वर्ट हो जाता है किसके प्रेजेंस में, कोलिन एस्टरेज के प्रेजेंस में, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो साइटोसोल के अंदर चला जाता है और कोलिन भी चला जाता है। फिर है साइटोक्रोम पंप थ्योरी, लैंड लैंडगुरु ने बैट्समैन ने बताई थी। इसके द्वारा केवल एमाइंस का अवशोषण करता है, केवल एनाइंस का अवशोषण करता है, कैटायन का अवशोषण नहीं करता है। एनाइंस का अवशोषण करता है, कैटायन का अवशोषण नहीं करता है। फिर बात कर आती है सेल मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी चेन में साइटोक्रोम यूज होता है। यह साइटोक्रोम एनाइंस का अब्जॉर्प्शन करते हैं। कमी डेमेज यह मेथड एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म पर लागू नहीं होगा, केवल एरोबिक पर ही लागू होगा। फिर बात कर जाता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, फैट लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल बट नॉट पॉलीमर का किसमें कन्वर्ट होना, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किस में क्या होते हैं, 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल चेन होती है। और जो तो फैटी एसिड है वो हाइड्रोफोबिक है और ग्लिसरॉल जो हाइड्रोफिलिक है। फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल है वो मिलकर के बना लेते हैं मोनो असाइल मोनो मोनोग्लिसराइड बना देते हैं। फिर एक फैटी एसिड बनेगा तो उसमें डाइसाइल ग्लिसरॉल, फिर एक और फैटी एसिड का मॉलिक्यूल बना देते हैं तो टाइराई एसाइल कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। सिंथेसिस फैटी एसिड का सिंथेसिस ईआर पर प्रेजेंट फैटी एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा साइटोसोल में होता है।
फिर बाद के अंदर है फैटी असाइल सिंथेसिस, एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, माइक्रोसोमल सिस्टम बनाता है। अधिक लंबे फैटी एसिड का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से प्रेजेंट फैटी एसिड के द्वारा होता है। प्राइमरी एक्टिवेशन एमिनोलिक कोएंजाइम ए का निर्माण CO2 का एक्टिवेशन बायोटीन के द्वारा होता है। एसिटिल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का होता है। यह क्या करता है? CO2 Mn+2 बायोटीन। एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। मेलानिल कोएंजाइम ए 3 कार्बन। फिर है एसिटाइल कोएंजाइम ए CO2 बायोटीन Mn+2 एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज में की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है मेलानिल कोएंजाइम ए। ये ACPS FSCOA एसीपी मेलानिल ट्रांस फेज में प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है मेलोनिल के एसीपी के अंदर। ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, 2 कार्बन है, इस 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके पास में 3 कार्बन है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन डोनर। फिर बाद के अंदर क्या होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दो एसिटिल एसिटिल एसीपी 2 कार्बन, तो ये इसमें 2 कार्बन रिड्यूस हो जाते हैं, तो बना जाता है बीटा कीटोसाइल ग्रुप 4 कार्बन। फिर ये क्या करता है? रिडक्शन करता है रिडक्टेज एंजाइम की प्रोड्यूस में NADPH H प्लस NADP में एंडस में कन्वर्ट हो जाता है, तुम्हारा DP हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम है। फिर बोलते होता है डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेटेज की प्रोड्यूस में होता है, इसमें H2O का रिमूवल होता है। फिर बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल एस एंजाइम। इसमें क्या होता है? फॉर H का रिडक्शन रिडक्टेज NADPH प्लस H प्लस किसमें कन्वर्ट होता है? NADP प्लस के अंदर। फिर ये बन जाता है फैटी एसाइल ACP 4 कार्बन का फैटी एसिड। फिर हो जाता है स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। स्टेप 2 के अंदर रिडक्शन होता है। फिर स्टेप थर्ड के अंदर क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। फोर्थ के अंदर क्या होता है? सेकंड रिडक्शन होता है। पामिटिक एसिड के सिंथेसिस के लिए 7 साइकिल चलेगी। फिर बात के अंदर है पामिटोइल ACP थायोएस्ट्रेज H2O और ACP पामिटिक एसिड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। फिर एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड को क्या दिए जाएंगे? 2 फॉस्फेट HCO एंजाइम की H HCO एंजाइम की वजह से एटीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमपी के अंदर, तो बन जाएगा फैटी एसाइल कोएंजाइम में या साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फिर प्रोटीन ऑक्सीडेशन की 4 स्टेप होती है। ऑक्सीडेशन होता है फर्स्ट, जो कि जिसमें फिर DS2 बनता है। सेकंड हाइड्रेशन होता है। थर्ड जो है ऑक्सीडेशन 2 होता है, जिसके अंदर NADH प्लस H प्लस बनता है। फोर्थ जो है क्लीवेज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर कार्निटिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कार्निटिन प्रोटीन पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया की ये मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। यह कैरियर प्रोटीन होती है। यह फैटी एसिड को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ट्रांसफर करती है। जो फैटी एसिड है ना, जो किसमें कन्वर्ट हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, उसको कहाँ भेजेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेगी। अब देखो, सबसे पहले फैटी एसिड है, ये क्या एटीपी को यूज करके क्या हमारा एटीपी का ब्रेकडाउन होगा एचसीओ कोएंजाइम की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए साइटोप्लाज्म के अंदर। ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब ये प्लाज्मा में मतलब ये क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन फिर आ जाता है, ये आउटर मेम्ब्रेन में आएगा, ठीक है। एस कार्निटीन के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसाइल कार्निटीन के अंदर। फिर बाद के अंदर यहाँ से जो पीएमएस है माइटोकॉन्ड्रियल जो है, यहाँ से क्या हो जाएगा? कार्निटीन रिमूव हो जाएगा, और जो फैटी एसाइल यहाँ से वापस एससीओ कोएंजाइम से फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। अब इसमें फर्स्ट क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, जिससे फिर DS2 बनेगा डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। फिर बाद के अंदर क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोएंजाइम ए, तो इसमें क्या बनेगा? हाइड्रेशन हाइड्राटेज की प्रेजेंस में H2O यूज होगा, तो बनेगा अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड कोएंजाइम ए। फिर थर्ड में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या बन जाएगा? NADH और H प्लस, तो क्या बनेगा? बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए 16 कार्बन का। फिर ये बन जाता है थायोल लाइज एंजाइम की प्रोड्यूस में क्या करेगा? क्लीवेज की प्रक्रिया होगी, जिससे HCO किसमें कन्वर्ट क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो ये बन जाएगा फैटी एसाइल कोएंजाइम में 14 कार्बन। मूल्यों से 2 कार्बन होता है, मूल्य यौगिक मेन यौगिक। मूल यौगिक जो है
2 कार्बन यौगिक होता है, फिर ये वापस फैटी एसिड को एंजाइम ये बना लेगा मैट्रिक्स के अंदर। फिर देखो पामिटिक पामिटिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, एक सेकंड, देखो एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12 एटीपी बनते हैं, ठीक है। फिर बाद में है, अगर पामिटिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हो तो शायद साइकिल चलेंगे। और पामिटिक कोएंजाइम A+7 FAD+7 NAD+7 H2O+7 H7 HSO, तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम A+7 FADH2+7 NADH+H+, तो क्या होगा के सी ईटीएस ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। एनर्जेटिक्स क्या होगी 8 इंटू 12 एटीपी। फिर बाद में ये हो जाएगा एफएडीएस टू, एक एफएडीएस टू को 2 एटीपी से बनते हैं, तो 7 इंटू 2 एटीपी। और एनएडीएस एक एनएडीएस से बनते हैं 3 एटीपी बनते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम ऐसे बन जाएगा 96 एटीपी, और एफएडीएस टू से बन जाएगा 14 एटीपी, और एनएडीएस से बन जाएगा 21 एटीपी। और टोटल कितने हो जाएंगे 131 एटीपी, जिसमें से 2 खर्च हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा नेट गेन 129 एटीपी। बीटा ऑक्सीडेशन एक एफएडीएच2 से 2 एटीपी बनते हैं, एक एनएडीएच2 से 3 एटीपी बनते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम जो है उससे बनते हैं 12 एटीपी। तो n-1 इंटू 5 इंटू n इंटू 2 एटीपी। पामिटिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा 8-1 इंटू 5 प्लस 8 गुणा 12 -2, फिर आ जाता है 35 प्लस 96 -2, 132 -2 बराबर में हो जाता है 129। फिर है n बराबर नंबर ऑफ साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। देखो नाइट्रोजन प्लांट्स में नाइट्रोजन चौथा एलिमेंट है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, CHON फोर्थ है। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है ना का माइक्रोब्स, देखो नाइट्रोजन साइकिल फिर आ जाता है माइक्रोब इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल, फिर है फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल और राइजोबिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन जो है नेचुरल रूप से एवं कृत्रिम रूप से एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में होता है। देखो जो एटमोस्फियर होता है ना, वहां पे लाइट बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन नाइट्राइट -2, फिर आ जाता है इंडस्ट्रीज हैबरलैंड 30% NH3 NH4 यूरिया। फिर आता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन 7% NH3 NH4। फिर आता है NO2 NH4, अमोनिया एसिड NO3। ये क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है NH4 जो है NH4 प्लस जो है NO2 माइनस के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर बाद के अंदर NO3, फिर ये बाद में प्लांट में जाता है, फिर NO3 से नाइट्रेट में कन्वर्ट NO2 में कन्वर्ट होता है, NO2 वापस NH3 में, NH3 अमोनिया एसिड में, फिर बाद के अंदर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है ये। फिर देखो जो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है लाइट के अंदर क्या बनाएगा ये अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये लगेगा NO3। इंडस्ट्री के अंदर क्या बनाने लगेगा NH3, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में NH3, फिर बाद में यूरिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है NH3 किसमें कन्वर्ट होता है NO2 के अंदर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है NO3। फिर बाद के अंदर NO3 डीनाइट्रिफिकेशन, फिर बाद के अंदर क्या हो जाता है NO2 NO3 NO2 माइनस NH3 अमीनो एसिड। फिर बाद में क्या होता है डेथ प्लांट एनिमल और प्लांट है डी ऑर्गेनिक मैटर प्रोटीन अमीनो एसिड NH3 और फोर्थ है अमोनिफिकेशन। फर्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो हिटोसिस इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम में आते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो होता है ना, उसके पास में हिस्टोसिस में निक्स जीन होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन डाइएजोबैक्टर, जिसके पास में नाइट्रोजन के पास में 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजनस एंजाइम। इसके ये है ए साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बी है बैक्टीरिया। देखो एजोला क्या है एक्वेटिक टेरोडोफाइट है, एजोला क्या है एक्वेटिक
ए साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग नोस्टोक्साइकस एनामिना चावल दाल ओसिलिटोरिया। फिर है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में नोस्टोकासाइकस का रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कैरोइड रूट। एनाबिना एजोला साइकस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एनाबिना साइकेडी साइकस एनाबिना अजोला। एनाबिना साइकेडी जो है साइकस के साथ, एनाबिना अजोटी जो है अजोला के साथ में। फिर है बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एजोबैक्टर बेसिलनिकिया एरोबिक बैक्टीरिया। फिर है क्लास्ट्रीडियम एनाएरोबिक बैक्टीरिया, यह है रोडोसुडोमोनास, रोडोस्पाइरुलम और क्रोमेशियम। फिर आ जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक के अंदर आ जाता है राइजोबियम लेगुमिनेसिस, रूट नोडुल ऑफ लेग्यूम प्लांट्स मटर चना दालें। फिर जाता है फ्रेंकिया, रूट नोडुल ऑफ नॉन लेग्यूम प्लांट्स के जो है ना अमलतास एल्नस। फिर आ जाता है एजोराइजोबियम, सेसबानिया में स्टेम नोड्यूल्स का निर्माण होता है, ब्रेडीराइजोबियम, सिनोराइजोबियम, साइनोबियम में रूट नोडुल का निर्माण होता है। फिर जाता है लूज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एजोस्पाइरुलम मक्के की रूट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सोइल में पाई जाने वाली कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या सॉइल में पाए जाने वाले कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रिफिकेशन होता है। सॉइल में क्या होता है, NH4 प्लस या NH3, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस के द्वारा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट के अंदर। फिर नाइट्रोबैक्टर जो है इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्राइट के अंदर। फिर आ जाता है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, NO3 को जो है डीनाइट्रिफिकेशन जो है करके ये बना देगा नाइट्रोजन गैस के अंदर, जैसे कि थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेशन, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन। फिर जाता है अमोनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम अमीनो एसिड, जो क्या करेगा अमोनिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम अमोनिया। फिर जाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये बना लेगा हमारा अमीनो एसिड बनाएगा NH4 प्लस। बेसिलस रेबसस, बेसिलस माइकोलोइड्स, बेसिलस वल्गेरिस। डेड ऑर्गेनिक मेटर से किसमें अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से क्या बनेगा NH4, ये कौन करता है अमीनो एसिड को NH4 में कन्वर्ट करने का, बेसिलस रेसमस, बेसिलस माइक्लोइड्स, बेसिलस वल्गेरिस। फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल, मल्टीप्लिकेशन एंड कोलोनाइजेशन ऑफ राइजोबिया। राइजोबियम लिग्यूम प्लांट की रूट की एपिडर्मिस के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। राइजोबिया रूट हेयर की तरफ आकर्षित होते हैं, इसे कीमोसिंथेटिक मूवमेंट कहते हैं। देखो लेक्टिन स्मॉल साइज प्रोटीन है, कीमोसिंथेटिक मूवमेंट, ये तो क्या होगा, राइजोबिया जो है ये रूट की तरफ की रूट हेयर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। राइजोबिया रिकार्डियन प्रोटीन, यह प्रोटीन रूट हेयर की पहचान करती है, रिकार्डियन प्रोटीन होती है इसके बाद में राइजोबिया के पास में, जो कि रूट हेयर की पहचान करती है। फिर जाता है नोड फैक्टर, रूट हेयर में छिद्र उत्पन्न करता है, ये जो नोड फैक्टर है राइजोबिया का इंफेक्शन थ्रेड का निर्माण करता है। राइजोबिया की सतह पर राइजोबिया की सतह पर रिकार्डियन प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोटीन रूट हेयर में पहचान करती है, प्रोटीन की प्रेजेंट में राइजोबिया रूट हेयर की ओर आकर्षित होता है। फिर है लेग्यूम रूट अमीनो एसिड, फ्लेविनोइड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड का सिक्रेशन करती है। कलिंग ऑफ रूट हेयर एंड इन्वेशन ऑफ राइजोबिया, मूल रोग में वर्कर राइजोबिया जीवाणु का संक्रमण, राइजोबिया की सतह पर विशेष प्रकार के पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं, जिसके कारण रूट हेयर में कलिंग उत्पन्न हो जाती है। ये पॉलीसैकेराइड रूट हेयर पर उपस्थित लेक्टिन प्रोटीन की ओर आकर्षित होते हैं, इसे कीमोसिंथेटिक मूवमेंट कहते हैं, रूट हेयर में हुक जैसी संरचना बन जाती है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड है, लेक्टिन, रूट हेयर कलिंग, पोरस, नोड फैक्टर, राइजोबियम। फिर ये चला जाता है स्पोटेक्स के अंदर।
रोड शेप्ड हो जाता है। फिर देखो रूट हेयर में एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है जो बैक्टीरिया को रूट हेयर से इनर कोर्टेक्स तक ले जाता है। बैक्टीरिया संक्रमण धागे से मुक्त होकर कोर्टेक्स की सेल में एकत्रित हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया रोड शेप हो जाते हैं, इन्हें बैक्टीरियोडियम कहते हैं। अब ये इनर कोर्टेक्स एवं पेरिसाइकिल में सेल डिवीजन को प्रेरित करते हैं। बैक्टीरिया काइनेटिन का सिक्रेशन करते हैं। ये एक म्यूटाजेनिक एजेंट है, जबकि लिग्यूम प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन का सिक्रेशन होता है। ये ऑक्सीजन सेल डिवीजन एवं सेल इलोंगेशन को प्रेरित भी करता है, जिसके कारण रूट नोडुल का निर्माण होता है। जीन जो है नोड जीन बैक्टीरिया एवं लिग्यूम प्लांट दोनों में प्रजेंट, निक्स जीन जो होते हैं ना और फिक्स जीन जो होते हैं केवल जो है बैक्टीरिया में प्रजात होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। रूट नोडुल जो है टेट्राप्लॉइड टेट्राप्लॉइड पॉलीप्लॉइडी ये शो करते हैं। फिर बाद में आ जाता है हमारा नाइट्रोजनस एंजाइम। यह मेटेलिक एंजाइम होता है। नाइट्रोजनस एंजाइम के पास में दो यूनिट होती है, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट के पास में मॉफी कंपोनेंट होता है, सेकंड के पास में एफ ई एस होता है, जिसे हम फेरोडॉक्सिल प्रोटीन कहते हैं। ये एंजाइम ऑटो के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। ये एंजाइम एनारोबिक कंडीशन में ही एंजाइम का सिग्रेशन करता है, इसलिए इसे राइजोबियम स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता है। लेग्यूम प्लांट की रूट नोडुल में लेगीय हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन O2 इसका व्यंजक होता है, अर्थात लेग हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर इस प्रकार लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजनस एंजाइम को O2 से सुरक्षा प्रदान करता है। लेग हीमोग्लोबिन पिंक कलर O2 इसका व्यंजक Hb प्लस O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर बात के अंदर आ जाता है बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया रूट की कोर्टेक्स में रूट नोडुल का निर्माण करते हैं तो उसी समय लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है हीम बैक्टीरिया के द्वारा होता है और जो ग्लोबिन पार्ट है वो लिग्यूम प्लांट के द्वारा होता है। एक अमोनिया का अणु बनाने के लिए 8 एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है। जब नाइट्रोजन को एक अणु का मोलिक्यूल का फिक्सेशन होता है तो दो अमोनिया बनते हैं। दो अणु अमोनिया के बनाने के लिए 16 एटीपी की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन प्लस 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 एटीपी का रिडक्शन होगा Mg+2 के परजेस में, तो क्या बनेगा 2NH3 16 एडीपी 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2H प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बाद में जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए 2NH3 नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिया बनाने के लिए रिक्वायर्ड एटीपी कितनी होती है, 16 एटीपी होती है और अमोनिया अमीनो एसिड है और के है कीटो एसिड। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, रिडक्शन एमिनेशन अपचयनकारी एनिमेशन, अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्लस NH4 प्लस NADPH2 बना लेता है ग्लूटामिक एसिड प्लस NADPH2O। फिर आ जाता है प्लांट में सबसे पहले सिंथेसिस होने वाला अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट है। फिर बाद में है ट्रांसएमिनेशन, ग्लूटामिक एसिड पायरुविक एसिड को के साथ ट्रांसएमिनेज की वजह से बनाया जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट प्लस एलानिन। फिर बाद के अंदर आ जाता है ग्लूटामिक एसिड प्लस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है ट्रांसएमिनेज अल्फा कीटोग्लूटारोट प्लस एस्पार्टिक एसिड बना लेता है अमीनो एसिड। फिर आ जाता है कैटालिटिक एमिनेशन, एस्पार्टिक एसिड प्लस NH4 प्लस एटीपी सिंथेटाइज होकर के बना लेते हैं एस्पारेजिन प्लस एडीपी। फिर आ जाता है ग्लूटामेट प्लस NH4 प्लस एटीपी सिंथेज एंजाइम के प्रोसेस में बना लेता है ग्लूटामाइन और एडीपी। फिर आता है प्लांट में नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड यूरियस के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, अमीनो एसिड और यूरिडेज के बर्जस में होता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्लांट मूवमेंट। प्लांट में केवल मूवमेंट देखने को मिलता है, जबकि एनिमल में मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों देखने को मिलता है। मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का विशेष लक्षण है। किसी इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर के कारण प्लांट या उसके किसी भाग में सेल या सेल के साइटोप्लाज्म या सेल के स्थित सेल ऑर्गेनल को पादप गति कहते हैं। स्टिमुलाई जो है किसी ऑर्गेनिज्म में
बाह्य वातावरण के कारण होने वाला परिवर्तन। फिर है रेस्पॉन्स, स्टिमुलाई के फलस्वरूप ऑर्गेनिज्म के द्वारा दर्शाई गई अनुक्रिया रेस्पॉन्स कहलाती है। फिर आ जाता है प्रेजेंटेशन या प्रिपरेशन। स्टिमुलस का वह समय जिसके कारण कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स शो करता है, इसे वेबर फिशनर रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर फिशनर रूल कहते हैं। तो रेस्पॉन्स पीरियड, स्टिमुलाई देने के पश्चात उस समय उस समय उस समय पश्चात कितनी अनुक्रिया प्रदर्शित होती है, उसे रेस्पॉन्स पीरियड कहलाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, वर्णन गण्य, मूवमेंट फॉर लोकेशन, ऑटोनोमस मूवमेंट और टेक्साइल एंड इंड्यूस्ड मूवमेंट। ठीक है। फिर बात करने देखो, जो ऑटोनोमस मूवमेंट है ना, कौन सा? ऑटोनोमस मूवमेंट। ये फ्लेजिलल मूवमेंट है क्लेमाइडोमोनास और जूस्पेरा कोलोइडो यूलोथ्रिक्स के द्वारा होता है। मोबिडिल मूवमेंट सुडोमोडियस लाइमोर्स में। पेनुजल मूवमेंट ऑसिलेटोरिया में होने वाली गति। साइक्लोसिस जो है हाइड्रिला एव वेलिस्नेरिया की होने वाली प्लांट की गति। फिर आ जाता है टेक्साइल फोटोटॉक्सिस, क्लोरोकाइमा में क्लोरोप्लास्ट की गति। कीमोटॉक्सिस, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में एंथ्रोजोइड्स एक आर्किडोइड्स की ओर गति करना। ठीक है, जैसे कि ये कवर सेल है, नेकनल सेल है, वेंट्रल सेल है, वेंट्रल कैनाल से आर्किगोनिया में एंथ्रोजाइट्स या जहाँ पेप्टोन होता है वहाँ बैक्टीरिया गति करते हैं। फिर बाद के अंदर है ना, ये जो हमारा ऑटोनोमस का जो पांचवा पॉइंट है वो है सर्कुलेटरी मूवमेंट। ठीक है, कौन सा है? सर्कुलेशन मूवमेंट, के प्रोकेशन के रो में पाई जाने वाली गति। फिर बाद के अंदर है थर्मोटेक्सिस, क्लाइमेडोमोनास कोल्ड वाटर में हॉट वाटर की ओर गति। ये जो है हमारा टेक्साइल मूवमेंट है, जिलेटिनियस गुरुत्व अनुचलन ग्रेविटी के कारण। फिर है रियोटॉक्सिस, आरियोटॉक्सिक्स मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट पे और वाइटल मूवमेंट। देखो जो फिजिकल मूवमेंट होता है ना, उसके अंदर क्या जाता है? मैकेनिकल मूवमेंट आ जाता है। मैकेनिकल मूवमेंट जैसे कि कुकुम्बर के अंदर, और हाइड्रोस्कोपिक मूवमेंट जल की अधिकता कमी के कारण होने वाला मूवमेंट। हाइड्रोक्सी में एस्ट्रो में फल की गति का फूटना। जीरोकारी एस्ट्रो टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजिया के एंगुलस का फटना। फिर है वाइटल मूवमेंट, टेरिडोफाइट्स में स्पोर के लेटर्स का फैलना। एग्जाम्पल है जीरोचेजी। फिर बात करने आ जाता है वाइटल मूवमेंट, ऑटोनोमिक मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट, ग्रोथ। टर्गर मूवमेंट जो होता है डिसमोडिविना ग्रेविसेंस में डांसिंग मूवमेंट, इंडियन टेलीग्राफ। ग्राफ मूवमेंट, इपेनास्टी, हाइपोनास्टी, नुटेशन, सरकमटेशन, पेराकोनोटिक मूवमेंट। फिर बाद के अंदर हम देख रहे थे जो वाइटल मूवमेंट है। ठीक है, वाइटल मूवमेंट जो है दो प्रकार का होता है, ऑटोनोमिक और पैराटोनिक। ऑटोनोमिक है उसके अंदर आ जाता है टर्गर मूवमेंट और ग्रोथ टर्गर मूवमेंट, और दूसरा हो जाता है हमारा इसमें ग्रोथ वाइटल मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट को कहते हैं परिवर्तनशील गतियां। एग्जाम्पल गतियां जैसे कि आ जाता है कि डेस मोडियम गाइरिनेस डांसिंग मूवमेंट, इंडियन टेलीग्राफ टेलीग्राफ प्लांट। फिर जो ग्रोथ वाइटल मूवमेंट है ना, वृद्धि जो गतियां जो है वो चार प्रकार की होती है। एपिनेस्टी, फर्स्ट है एपिनेस्टी। इसके अंदर क्या हो जाता है? पत्तियों का विकुंडलीकरण, अनकोइलिंग ऑफ लीव्स, ओपनिंग ऑफ फ्लावर फल के ऊपरी भागों में अधिक वृद्धि होना, ओपनिंग ऑफ वर्ड। ठीक है, फिर इसके अंदर जो दूसरा है वो है हाइपोनेस्टी, पत्तियों में कुंडलीकरण, कोइलिंग ऑफ लीव्स, क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, क्लोजिंग ऑफ बड, फ्लावर के निचली भागों से अधिक वृद्धि होना। वेलेस्टोगम फ्लावर, ऐसे फ्लावर जो कभी खुलते नहीं। फिर आता है नोटेशन, पादपों में टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है? नोटेशन कहलाता है। फिर फोर्थ आ जाता है इसके अंदर सरकम नोटेशन,
कुकुरबिटेसी के प्रतान के गति, टेंड्रिल मूवमेंट। ठीक है, फिर बात के अंदर आ जाता है जैसे कि ये नेस्टी, जैसे कि ये है नेस्ट, ये पहला प्लांट है और जब ग्रोथ फ्लावर के नीचे भाग से निकले तो इसे कहते हैं हाइपोनेस्टी, यानी कि फ्लावर के निचली भाग से अगर ग्रोथ होती है तो इसे कहते हैं हाइपोनेस्टी। और जब ग्रोथ फ्लावर के ऊपरी भागों से निकलती है तो उसे कहते हैं एपिनेस्टी। फिर बात के अंदर आ जाता है दूसरा प्रोटोनिक मूवमेंट। ये दो प्रकार का होता है, ट्रोपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो अब ट्रोपिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, इसमें स्टिमुलाई की दिशा का प्रभाव पड़ता है, जो डायरेक्शन होता है ना स्टिमुलेशन की, उसका प्रभाव पड़ता है। यह मूवमेंट ग्रोथ के कारण होता है, किसके कारण होता है, ग्रोथ के कारण होता है। फिर दूसरा आता है नास्टिक मूवमेंट, इसमें स्टिमुलाई की दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें डायरेक्ट स्टिमुलाई का जो डायरेक्शन है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ टारगेट प्रेशर के कारण, टारगेट प्रेशर के कारण जो मूवमेंट होता है वो। फिर बात के अंदर आ जाता है टॉपिक मूवमेंट, प्रोटोट्रोपिक मूवमेंट, प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। स्टेम जो है पॉजिटिव, ये फोटोट्रोपिक ग्रोथ करता है, रूट जो है नेगेटिव फोटोट्रोपिक ग्रोथ करता है। डाइकोट लीफ जो है डाइफोटोट्रोपिक मूवमेंट, लाइट की ओर सूक्ष्म सूरजमुखी सनफ्लावर के पेडिकल का मूवमेंट होना, जो सनफ्लावर के जो पेडिकल है वो मूवमेंट कर जाते हैं किसकी तरफ, लाइट की तरफ। फिर है जियोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म, स्टेम का जो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है, रूट का पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है। अपवाद है बिंगलू प्लांट, रेस्पिरेटरी रूट, निमोटोफोर्स, इसमें पॉजिटिव फोटोप्रोटिज्म होता है और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो जाता है। इसका निर्माण सेकेंडरी रूट में होता है, रेस्पिरेटरी रूट जो सेकेंडरी रूट। एग्जाम्पल है राइजोफोरा, अर्वरसीनिया, सोरेंसिवेरा। फिर है हाइड्रोट्रोफिक, इसके अंदर रूट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, स्टेम के अंदर होता है नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। फिर आ जाता है कीमोट्रोफिक, इसमें क्या है, बोरोन के पर्जन में पोलन का जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ मूवमेंट। फिर देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो रहा है, फिर ये इसने जर्मिनेशन ट्यूब बनाई, हाँ जर्मिनेशन ट्यूब, फिर ये ओव्यूल की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो इसे हम क्या करते हैं, हमारा कौन सा मूवमेंट है ये है कीमोट्रोफिक मूवमेंट, पोलन ट्यूब। फिर आ जाता है थर्ड मूवमेंट, आ जाता है थिग्मोट्रोफिक मूवमेंट, कुकुरबिटेसी के प्रतान की गति, टेंड्रिल मूवमेंट। फिर आ जाता है थर्मोट्रोफिक मूवमेंट, एनिमल प्लांट का हाई टेम्परेचर की ओर मुड़ना, क्या कहलाता है, थर्मोट्रोफिक मूवमेंट कहलाता है। फिर आ जाता है एरोट्रोफिक मूवमेंट, मेन ग्रुप में O2 को तथा साल्ट के कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो न्यूट्रोफिक का निर्माण हो जाता है। किसकी है, O2 की कमी तथा साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो न्यूट्रोफिक का निर्माण हो जाता है। जैसे ये प्लांट है, इसके अंदर क्या है, ये प्राइमरी रूट, फिर इससे सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट निकलती है। ठीक है, फिर बाद में क्या था, इसमें निमोटोथोड, श्वसन बंधन, निमोटोकोर्स, रेस्पिरेटरी रूट जो है नेगेटिव ग्रोथ शो करती है। और ये कब हो जाता है, O2 की तो कमी होती है और जो साल्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में रहता है, तो रूट ऊपर की तरफ, यानी वो पॉजिटिव नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ट्रॉपिक ग्रोथ करती है। फिर बाद के अंदर आ जाता है सीड जर्मिनेशन, मदर प्लांट में ही होता है, कहाँ पे होता है, मदर प्लांट में होता है, विविपेरस प्लांट, मेन ग्रुप राइजोफोरा, सेंसिवेरा, एवर्सिनिया। फिर आ जाता है नास्टिक मूवमेंट, टर्गर प्रेशर में परिवर्तन हो जाता है। फिर आ जाता है सेज सेस्नोनेस्टी, कंपानु कुंचनी गति, माइमोसोपोडिका लाजवंती शून्य में होने वाला गति के पोटेशियम की कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो जाता है इसमें। फिर आ जाता है फोटोनास्टिक मूवमेंट, प्रकाशनु गति, प्रकाशानु कुंचनी गति, सनफ्लावर डे में खुलना, नाइट के अंदर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर आ जाता है विक्टोरिया फ्लावर, डे के अंदर तो बंद हो जाता है, नाइट के अंदर खुलना। फिर बाद के अंदर है हमारा थर्मोनास्टिक मूवमेंट, टूलिप, फिर आता है थर्मोनास्टिक मूवमेंट,
तापानुकंचनी गति, जैसे कि टुलिप, साइकेरोकस प्लांट, हाई टेम्परेचर पर फूलना। फिर एक किमोनास्टिक, रासायनिक गुंजनी गति, कीट हरी पादपों में नाइट्रोज कीट हरी पादपों का नाइट्रोजन मीडियम की ओर गति। फिर है थिग्नोनास्टिक मूवमेंट, स्पर्शन और कुंचनी गति, एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट और टेंटाकल्स को कीट को छूने में होने वाली ये गति। ठीक है, ये हमारा मूवमेंट कंप्लीट होता है और इसको एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जो प्लांट मूवमेंट है, प्लांट में केवल मूवमेंट होता है, उसमें जो एनिमल की तरह मूवमेंट और लोकोमोशन नहीं होता है। मूवमेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक विशेष लक्षण, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका एक विशेष लक्षण है। इसे इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर के कारण प्लांट है क्या होता है, किसी इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर के कारण प्लांट उसके किसी भाग या सेल के साइटोप्लाज्म में सेल में स्थित सेल ऑर्गेनेल में स्थित परिवर्तन हो जाना, मतलब जो सेल ऑर्गेनेल उनमें परिवर्तन हो जाता है। स्टिमुलाई क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के बाह्य वातावरण के कारण होने वाला परिवर्तन होता है। और रेस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुलाई के फलस्वरूप ऑर्गेनिज्म के द्वारा दर्शाएगी क्रिया क्या क्या करती है, यानी कि रेस्पॉन्स क्या किया करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स कहते हैं। फिर आ जाता है प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन, स्टिमुलस का वह मतलब जिसके कारण कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स शो करता है, इसे वेबर विशनर रूल भी कहते हैं। रेस्पॉन्स पीरियड, स्टिमुलाई देने के पश्चात कितने समय पश्चात अनुक्रिया प्रदर्शित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब कितने टाइम कितना लगता है रेस्पॉन्स होने में, उसे कहते हैं हम रेस्पॉन्स पीरियड। फिर देखो, जो प्लांट का मूवमेंट और लोकोमोशन, लोकोमोशन के आधार पे कितना हो जाता है, दो प्रकार का होता है, ऑटोनोमस और टेक्साइल मूवमेंट। अब ऑटोनोमस देखें, ऑटोनोमस के अंदर फर्स्ट आ जाता है फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिलर के अंदर आ जाता है क्लेमाइडोमोनास और क्लेमाइडोमोनास और जूस्पेरा, यूलोथ्रिक्सी क्या है, एल्गी है। फिर जाता है मोबोइडी मूवमेंट, जिसके अंदर सुडोपोडिया का मूवमेंट होता है और सलाइन मूवमेंट। फिर जाता है पेडुलर मूवमेंट, ये ऑस्लेटोरिया में देखने को मिलता है। फिर जाता है साइक्लोसिस, हाइड्रिला और लिस्नेरिया की प्लांट सेल में होने वाली गति जो होती है उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। फिर जाता है सर्कुलेशन मूवमेंट, ट्रेडेंटेंशिया के पुंकेशन के रोम में पाई जाने वाली गति, लौकी के स्टेम पर पाई जाने वाली स्टेम के मूवमेंट, टेंडिके से जो रूट स्टेम के अंदर रोम होता है उसमें जो मूवमेंट होता है वो, और लौकी के स्टेम पर पाए जाने वाले लौकी के जो स्टेम पर हेयर्स होते हैं ना उसके अंदर जो गति होती है उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन गति। ये हो जाते हैं हमारे 5 टाइप किसके, ऑटोनोमस मूवमेंट के। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा टेक्साइल मूवमेंट। टेक्साइल मूवमेंट जो होता है ना उसमें होता है फोटोटॉक्सिन, इसके अंदर है क्लोरन काइमा में क्लोरोप्लास्ट में गति, क्लोरोप्लास्ट में गति। फिर जाता है कीमोटॉक्सिन मूवमेंट, ब्राइफाइट ट्रेडोफाइट में एंथ्रोजोइड का आर्कियोनिम की ओर गति करना, जैसे कि कवर सेल, नेकेनल सेल, वेंट्रिकल सेल है, जिसे में पेप्टोर होता है बैक्टीरियल गति। फिर थर्ड आ जाता है इसमें थर्मोटैक्सिस, क्लेमाइडोमोनास, कोल्ड वाटर में हॉट वाटर की ओर गति, कोल्ड से कहाँ जाएंगे, ठंड से कहाँ गर्मी की तरफ जाएंगे। फिर जाते हैं जीटोनिक्स, गुरुत्व ग्रेविटी के कारण गति। फिर आ जाता है रियोटेक्सिक्स, जल धारा के कारण गति। ठीक है, फिर आ जाता है फिर एरोटिक मूवमेंट। फिर बाद में आ जाता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के आधार पे जो होता है ना वो दो प्रकार के होता है। इसके अंदर ये दूसरा था कौन सा, दूसरा मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। आपको कर्वेचर के बेसिस पे देख रहे हैं तो उसमें दो प्रकार का हो जाएगा, फिजिकल मूवमेंट और वाटरी मूवमेंट। अब पहले देखते हैं फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट सबसे पहले मैकेनिकल, जो कि कुकुम्बर के अंदर देखने को मिलता है। फिर आता है हाइड्रोस्कोपिक मूवमेंट, जल की अधिकता या कमी के कारण जो मूवमेंट होता है ना तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोस्कोपिक मूवमेंट कहते हैं। हाइड्रोची, ये दो प्रकार का होता है, हाइड्रोक्रोची जिसके अंदर है ना वाटर की अधिकता के कारण मूवमेंट जो होता है, सीलिया प्लांट का फुलना। फिर आता है जीरार्ची, इसमें क्या होता है, वाटर की कमी के कारण होती है, जिसमें था स्पोरेंजिया का जो जन्म फटना, ब्राइफाइट के स्पोर लेटर्स का फटना। ठीक है, फिर बाद में आ जाता है दूसरा वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट दो प्रकार का हो जाता है, ऑटोनोमिक मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट। सबसे पहले देखते हैं ऑटोटोनिक मूवमेंट। ऑटोटोनिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, टर्गन मूवमेंट होता है और ग्रोथ और वाटर मूवमेंट होता है। अब ऑटोनोमिक मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं डेस्मोडियम गाइरिनेज में डांसिंग मूवमेंट, इंडियन इंडियन टेलीग्राफ ग्राफ। ठीक है, फिर आ जाता है ग्रोथ वाइटल। अब ग्रोथ वाइटल के अंदर भी दो चार प्रकार का होता है, इपिनास्टी, हाइपोनास्टी, इपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूट्रिशन। इपिनास्टी के अंदर क्या हो जाता है, अनकोइलिंग ऑफ लीव्स, लीव अनकोइलिंग हो जाती है। फिर आ जाता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर के ऊपरी भागों में अधिक वृद्धि, ओपनिंग ऑफ फ्लावर पर। फिर आ जाता है हाइपोनास्टी, पत्ती में किंडलन, कोइलिंग ऑफ लीव्स, क्लोजर ऑफ फ्लावर, क्लोजिंग ऑफ फ्लावर के नीचे भागों में अधिक वृद्धि होना। ठीक है, फिर आता है न्यूटेशन, पादप में टेढ़ी मेढ़ी गति होना। फिर आता है सरकमटेशन, ये कुकुरमुटेशन में देखने मिलता है जिसमें टेंड्रिल का मूवमेंट होता है। फिर नास्टी, नास्टी दो का प्रकार के होते हैं, हाइपोनास्टी और इपिनास्टी। हाइपोनास्टी के अंदर क्या होता है, जब ग्रोथ क्या हो वो फ्लावर के निचले भागों में हो, जब इपिनास्टी होता है जब ग्रोथ क्या हो फ्लावर के ऊपरी भागों में हो।
ये पिना हाइपोनास्टी के अंदर क्या होता है, निचले भागों में होती है ग्रोथ। इसका होता है प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, वो दो प्रकार का होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट कहता है इसमें स्टिमुलाई की दिशा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यह मूवमेंट ग्रोथ के कारण होता है। किसके कारण होता है? ग्रोथ के कारण होता है। नास्टिक मूवमेंट जो होता है इसमें स्टिमुलाई की दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता है, मूवमेंट अगर प्रेशर के कारण होता है। फिर आ जाता है ट्रॉपिक एक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिक स्टेम जो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, रूट जो है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। डाइकोट लीव जो है डाइफोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स शो करती है लाइट की और सूरजमुखी सनफ्लावर के पेडिकल का मूवमेंट। फिर आता है जियोट्रॉपिक ग्रोथ। जियोट्रॉपिक जब स्टेम जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, रूट जो होती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। अपवाद है मैंग्रोव प्लांट, रेस्पिरेटरी रूट और न्यूट्रोपिक रूट, न्यूमोटोफोर्स। ये क्या होता है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है, क्योंकि ऐसे जो रूट है ना ऊपर की तरफ ग्रो करती रहेगी जमीन के अंदर, तो ये क्या है? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। इसका एग्जांपल है राइजोफोरा, एल्विसिनिया और सेंसिएरा। फिर आ जाता है हाइड्रोपोनिक्स, इसमें रूट जो होती है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक होती है और स्टेम जो है नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक। फिर आता है कीमोट्रोपिक मूवमेंट, ये बोरोन की प्रेजेंट में पोलन ग्रेन का क्या जर्मिनेशन होना, तो पोलन ट्यूब ओवल की तरफ मूवमेंट करती है, इसे क्या कहते हैं? कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। फिर बात किया जाता है थिग्मोटास्टिक मूवमेंट, इसमें क्या होता है? टेंड्रिल मूवमेंट होता है, कुकुरबिटा एग्जाम्पल है। फिर आता है थर्मोटेस्टिक मूवमेंट, हाई टेम्परेचर की ओर मूवमेंट, हाई टेम्परेचर की ओर मुड़ना, जैसे एनिमल प्लांट। फिर है एरोटोपिक मूवमेंट, मैंग्रोव प्लांट में ऑक्सीजन की कमी होती है तथा साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो क्या होती है? निमोटोफोर का निर्माण होता है। निमोटोफोर एक प्रकार की रूट होती है जो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। ठीक है, जो निमोटोफिर जो है इसमें जियोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक और O2 की कंसंट्रेशन कम, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा। फिर आ जाता है सीड जर्मिनेशन और मदर प्लांट भी होता है। विविपेरी प्लांट कौन से हैं? मैंग्रोव है, राइजोफेरा है, सैंसिवेरा है, एवर्सिनिया। फिर एनास्टिक मूवमेंट, तरल प्रेशर में परिवर्तन हो जाता है। फिर है सेसिमोनास्ट्री, कंपनु कुंचनी गति। फिर माइमोसा बूढ़ेगा लाजवंती छुईमुन गति, पोटेशियम की कंसंट्रेशन में परिवर्तन। फिर है प्रोनास्टिक मूवमेंट, सनफ्लावर, ये सनफ्लावर है जो दिन में तो खुलते हैं रात में बंद हो जाते हैं, जबकि विक्टोरिया फ्लावर है वो रात में तो बंद हो जाते हैं, रात में खुलते हैं दिन में बंद हो जाते हैं। फिर रहता है थर्मोनास्टिक मूवमेंट, टुलिप तथा कर्कोस प्लांट हाई टेम्परेचर पर खुलना। फिर आ जाता है कीमोनास्टिक मूवमेंट, कीट यदि पादपों का नाइट्रोजन मीडियम की ओर गति। फिर आ जाता है थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, एग्जांपल इंसेक्टिवर्स प्लांट के टेंटाकल्स स्पर्शों के टेंटाकल छूने में होने वाली गति। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।